मैं अपने घर में जाऊं, अपने बच्चों से कहूं कि तुम डाका डालो? यही धर्म है क्या हमारा? हमारे मोदी जी कभी सूफियाना टोपी लगा लेते हैं, कभी जाके क्रिश्चियंस के उसमें कहते हैं हमारा बहुत अच्छा संबंध है, तो उनसे पूछिए ना कहाँ उनका धर्म कहाँ है भाई? हमारे मोदी जी का धर्म क्या है? हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पूछ लीजिएगा उनसे, छोड़िए उस बात को। नहीं नहीं, मैं मेरी जन्मभूमि है भाई वहाँ पे अयोध्या में। मुझे नहीं, सुनिए सुनिए, अब मैं काटूंगी ना ना, मैं टोकूंगी नहीं, मैं वही कह रही हूँ। आप कौन होते हैं? भाजपा कौन होती है कांग्रेसियों को निमंत्रण देने वाली? नहीं, सुन लीजिए, इन लोगों की सरकार का खाना तक नहीं पचता है अगर ये नाम न ले ले। मतलब आपने देखा है माला जपते हुए? माला रामनामी जपते हैं हम लोग, तो इन लोगों के पास रामनामी है हमारे नेताओं की। अडानी से आपकी सरकार गलबैया करती है तो वो एक तरह से अच्छा काम है, लेकिन अगर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम देती है तो खराब काम है। ऐसा क्यों है भाई? कि नमक दिया है तुमको तो तुमको नमक का एहसान, तो उससे किससे खेल रहे हैं आप? हमारी मानसिकता से खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में नमक खाए हुए व्यक्ति का एहसान चुकाना हमारी निष्ठा है, जिसमें प्रधानमंत्री कुंभ या योगी जी कुंभ के दौरान कुछ गरीब बच्चों को, भीख मांगने वाले बच्चों को भीख दे रहे हो। ये राम राज्य है? कैसा राम राज्य बता रहे हैं आप लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। मैं शिव। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक शिक्षाविद, साहित्यकार और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा से। डॉक्टर सुधा मिश्रा साहित्य से लेकर के राजनीति तक में अपने प्रभाव को छोड़ती है। आपको बता दें कि डॉक्टर सुधा मिश्रा इस समय कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले पे, समसामयिक राजनीतिक विषयों पर, और ये आशा करेंगे कि डॉक्टर सुधा मिश्रा ईमानदारी से, निर्भीक विवेक से उत्तर देंगी। और चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर देते समय नेता अक्सर कहीं ना कहीं पक्षपाती हो जाता है, हम डॉक्टर सुधा मिश्रा से ऐसी अपेक्षा करेंगे कि वो शायद बड़ी ही बेबाकी से और पारदर्शी तरीके से अपनी बातों को हम तक पहुंचाएंगी। आइए चलिए अब बहुत देर नहीं करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा से। डॉक्टर सुधा मिश्रा जो हिंदी से एमफिल करती हैं, हिंदी से पीएचडी करती हैं, एक टॉपर और मेधावी छात्रा जो अपने विद्यालय में एक रसूख रखती हैं, पढ़ने लिखने में तेज होती हैं, आखिर वो राजनीति की तरफ कैसे मुड़ जाती है और राजनीति में जाने का औचित्य कैसे बना? डॉक्टर सुधा मिश्रा कृपया बताएंगी। कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं इसको जरूर कहना चाहूंगी। हम जब क्लास में होते हैं, जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, खास करके जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, कुछ बच्चे उसमें पीएचडी के भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत से जॉब में इंटरव्यू दिया होता है, बड़े बच्चे होते हैं जिनको पूरी समझ होती है समाज की। तो अध्यापक क्लास में क्या करेगा? आदर्शवादी बातें करेगा, व्यवहारिक चीजों के आधार पे आदर्श को बनाने की कोशिश करेगा, नैतिकता, उनमें एथिक्स अच्छे आए इसकी बात करेगा। क्योंकि सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है और साहित्य आपके हित से जुड़ा हुआ है, तो कक्षा में क्लास में जब यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते समय तो मैं हमेशा बोलती थी कि राजनीति में बहुत अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ लिख के आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, आईएफएस बन जाओगे, फिर तुम्हें उन्हीं के पीछे घूमना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम वहां पे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे तुम घूमो तो अपने आप को पावर में महसूस करो कि तुमने अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे कीमती वर्ष दिए हैं, और अब जो वर्ष आप देने जा रहे हैं वो आपके किफायती और बहुत मूल्यवान है। चूंकि तैयारी अपनी खुद की थी और मैं कभी खुद नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे नेता के पीछे घूमूं जो सच में वैचारिक रूप से समृद्ध ना हो, वैचारिक, सामाजिक, आप किसी भी रूप में कह सकते हैं। तो ये बचपन से, या जब मैं तैयारी करना, इलाहाबाद की जो माटी का असर होता है, तो ये दिमाग में था कि जो नेता हम जानते हैं और जो नेता होने चाहिए और जो नेता हैं, उनमें कहीं से कोई सामंजस्य नहीं है। इलाहाबाद में मैंने बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन मैं उस समय जब यूनिवर्सिटी में थी तो नेता जहां होते थे मैं वो रास्ता छोड़ के कहीं और से निकलती थी, क्योंकि बचपन में नेताओं को लेके दिमाग में ऐसी कोई आपकी चीजें नहीं बहुत अच्छी होती हैं, भ्रांतियां बहुत ज्यादा होती हैं। कक्षा में मैंने बच्चों से कहा कि आप लोगों को आना चाहिए, तैयारी कर रहे हो, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में जाओ, राजनीति करो, समाज की सेवा करो। कई दिन मैंने ऐसी बात बोली होगी, मुझे खुद याद नहीं। एक दिन मैं यही बात फिर से कर रही थी, क्योंकि मैं क्लास में मोटिवेट ज्यादा करती थी, क्योंकि साहित्य में आप क्या पढ़ाएंगे, सिलेबस पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला कि
हो गई आपकी बात? मैंने कहा हाँ। कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, आप समझदार भी हैं, तो मैम आप क्यों नहीं राजनीति में, आप क्यों नहीं गई? अच्छा, उस समय तो एक शिक्षक होने के नाते जो उत्तर दे सकती हूँ, मैंने दिया कि अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो तुम लोग को कौन पढ़ाएगा, तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, तुम लोग को इस लायक बना रही हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि मैम आप राजनीति में जाते तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता, आप हमें मोटिवेट तो कर रही हैं, लेकिन अभी हम यूपीएससी के आईएएस ही बनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये मोटिवेशन आप पे अप्लाई हो। बात आई गई हो गई उस क्लास के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में बात कौंधती रही कि मैं इतने दिनों से चाहिए 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 कर रही हूँ, हो क्या रहा है ना? अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ कि ये काम करना चाहिए, और मैं शुरू से इस बात की पक्षधर नहीं थी कि चाहिए में बात हो, मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सकना जहाँ पे कैन आ गया ना, वो रह जाता है, चाहिए वो रह जाता है। तो मैं हमेशा ही चाहती थी बचपन से कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकती हूँ वाला टाइम बस प्रेजेंट में चले। मैं वुड बी शुड बी इसमें कैन में नहीं चाहती थी जाना। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ये बच्चा कह तो सही रहा था कि आप क्यों नहीं, मतलब अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ किसी भी चीज को लेके, जैसे गांधी जी की कहानी सबको पता है कि किसी माँ ने कहा कि मेरे बच्चे की अंगूठी छुड़वा दो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद कोई गया, बच्चा अपनी माँ गई उसकी लेके, तो बोले कि यही बात कि मीठा मत खाओ, उस दिन बोल देते, हम 4 दिन बाद ना आते। तो गांधी जी ने कहा मैं खुद खाता था और मैं कैसे कह दूं कि तुम मत खाओ, तो पहले मैंने खुद छोड़ा, तो मैंने बच्चे को सिखाया। तो हम इस बात को कहानी पढ़ लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि गांधी जी की बात कितनी प्रेरणादायी है कि पहले अपने विचार में ले आओ, फिर आप दूसरों को समझाओ। लेकिन आज की दुनिया में हम समझाते ज्यादा है, करते स्वयं कुछ नहीं है। सोचना शुरू किया, सोचा कि परिवार में तो सब तैयारी करके नौकरी करने वाले लोग, अध्यापक, अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बचपन क्या कई पीढ़ियों से ही देखा है। मेरी बाबा की जो बहन थी वो देवरिया में डिग्री इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी, मतलब कई पीढ़ियों से लोग रहे हैं जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते आए हैं। मैंने कहा घर में बात कहूंगी तो क्या होने वाला है, मुझे इसका उत्तर मालूम था। घर में कहा, सब उसके विरोध में, बस अब यही रह गया है, चुपचाप सब कुछ छोड़ो, घर बैठो और जो काम कर सकती हो वो करो। लेकिन होता क्या है ना कि आपके मन में कोई चीज आ गई तो कौंध रही है वो, अगर बारिश के जो बादल ऐसे नहीं बरसते हैं, बेचारे वो बहुत देर से तड़प रहे होते हैं बरसने के लिए। मैंने अपने भाई, जो मेरे भाई मिस्टर मिथिलेश कुमार मिश्रा, वो मुझे इलाहाबाद भी ले गए थे। और कैसे ले गए थे, ये बहुत बड़ी कहानी है कि बाबूजी को शादी करनी थी मेरी ग्रेजुएशन के बाद, कि अब शादी करो, बिटिया बड़ी हो गई है। तो भैया ने कहा एंट्रेंस दिलवा दो, इसका तो होगा है नहीं एंट्रेंस में, एंट्रेंस में होगा नहीं तो फिर नहीं जाएगी बाबूजी, अरे फॉर्म तो भरवा दो। बाबूजी ने फॉर्म भरवा दिया, फिर बाबूजी ने, मेरा एंट्रेंस में हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो बाबूजी कहे उसका हो गया, अब कहे बाबूजी भेजो, आप लड़का ढूंढो, जैसे ही लड़का ढूंढोगे मैं उसको भेज दूंगा, ऐसे कहाँ पढ़ लेगी, पास ही नहीं होगी इलाहाबाद में, इतने लोग गए नहीं पास हुए। तो एक था ना कि उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया। तो मुझे वही दिखे फिर से मेरे तारनहार, मैंने भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसी बात है और मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊं, आप क्या कहते हैं? बोले हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है, अब तुम भाई इतनी बड़ी तो हो ही गई हो, तो तुम देख लो। तो मैंने कहा कहाँ जाऊं? तो कह रहे हैं तुम खुद सोचो कहाँ जाना है, क्या करना है। तो भैया ने कहा कि तुम बोलती अच्छा हो और तुम किसी को बोलने देती नहीं हो, तो उसके अनुरूप सोचो कि क्या कर सकती हो। तो किताबों का अध्ययन यूपीएससी के दौरान, उसके पहले गांव में पढ़ाई के समय आप बहुत चीजों को जीते हो, तो उसमें बदलाव की आपकी अपेक्षाएं होती हैं। तो मुझे लगा कि शायद अभी तो मैं पढ़ाती हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ, तो क्यों ना राजनीति में भी उसी रूप को लाया जाए और विचारधारा की बात की जाए और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजनीति में आपको अपना चूज करना पड़ता है कि आप कैसे वहां तक लोगों से संपर्क में आ रहे हैं। तो मुझे लगा जो मैं कक्षा में करती हूँ, अगर मैं उसको आप लोगों के जरिए दूर तक, मेरी बात न जाने कहाँ कहाँ पहुंचेगी, वहां तक जुड़ पाती हूँ, तो आम जो महिलाएं हैं जो अपने घरों में है, जो सोचती हैं हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो लगेगा कि अगर ये कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने आप को राजनीति की तरफ मैं लाई, और जो मेरी अपने अंदर यूएसपी थी, जो मैं कर सकती हूँ, मैंने वही चुना। मैंने कुछ अलग नहीं कि जाके चुनाव लड़ लूं और हार जाऊं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने अपने आप को एज किसी पार्टी के स्पोक पर्सन के रूप में, प्रवक्ता के रूप में ही अपने आप को देखा, और फिर मैंने उसी को चुना कि मैं इस बात को आगे तक कैसे ले जाऊं। इसलिए मैं राजनीति में इस तरह से यहाँ पे आ चुकी हूँ।
डॉक्टर सुधा मिश्रा, राजनीति में जाने की कहानी तो आपने बता दी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी रही आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात क्या आती है कि जब आप गांधी को फॉलो करती हैं, यानी कि आप महात्मा गांधी जी के बारे में कहती हैं कि जब वो गुड़ स्वयं खाना छोड़ते हैं तो दूसरों को बताते हैं, इसीलिए आप राजनीति में आ गई। लेकिन बात यह है कि राजनीति में जब आप आई तो उसमें तो कई राजनीतिक दल थे आपके लिए, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना, जबकि आपकी राजनीतिक समझ इतनी परिपक्व नहीं थी राजनीति में जाने के लिए? आपने जो ये विकल्पों की बात की है, मेरा बचपन से मानना है कि विकल्प की जगह पे अगर संकल्प है ना, तो आपको विकल्पों की जरूरत नहीं है। संकल्प मेरा था कि जो मैं जानती हूँ और जो चीज बेहतरी में, आपको पता है जिस समय मैंने राजनीति चुना उस समय बहाव में पत्ते बहुत बह रहे थे, और बहते वो हैं, आपने देखा है कि अगर बहुत तेज धारा निकल रही हो तो जो लड़ते नहीं है वो बह जाते हैं, लेकिन जो धाराओं से लड़के निकलता है वो उसके उल्टे निकलता है, सीधे नहीं आता है, कि सीधे तो बहेंगे, आप तैरेंगे नहीं। तैरने के लिए आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आपको धारा के उलट चलना पड़ेगा। चुना वही, क्योंकि अगर मैं बह जाती तो शायद जो मेरे उद्देश्य थे, जो मैं थी, मतलब मैं अपने आप को, क्योंकि किसी भी पार्टी में 100% आप कहीं भी सही या गलत नहीं दे सकते हो, लेकिन आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो ये आपको पता होता है। उसके लिए मैंने अपने आप को यहाँ पे देखा और मैं यहाँ पहुंची। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो लगभग 89 से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, तो इसका आप बेसिक कारण क्या मानते हैं? आप कांग्रेस पार्टी की वो कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी 89 से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ पाई? देखिए, कारण जब हम विज्ञापन, जब मैं देखती हूँ आजकल, जब मैं छोटी थी मैं वहां से शुरुआत करूंगी। होल्डिंग्स मैं बचपन में जब देखती थी तो हम लोग होल्डिंग्स पे बहुत ध्यान देते थे। एक जब मैं पढ़ रही थी कैंपेनिंग आया था स्कूल चले हम, वो गाना मुझे बहुत पसंद था, स्कूल चले हम, और वो बस्ते पे फिर एक मीना करके बच्ची आई थी जो कार्टून का कुछ था जिसमें मीना अपने साथ में अपने भाई के साथ में पढ़ रही है, कार्टून मूवी बनाया गया था, दूरदर्शन पे आता था, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। दीक्षा पे कार्यक्रम आते थे, तो जो विज्ञापन थे वो मुझे मोटिवेट करते थे शिक्षा की तरफ। लेकिन उस समय की सरकार के पास एक चीज नहीं था, मैं हमेशा इसके लिए कांग्रेस को मानती हूँ कि गलती हमारी थी, उस विचारधारा की गलती थी कि उसने उस पे ध्यान दिया जो मूल को बनाता है, उसने ध्यान उस पे नहीं दिया जो आपके समूल को बनाता है। अब इस पे आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? काम किया गया, विज्ञापनबाजी कम की गई। विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च करके 1 लाख का काम नहीं किया गया, करोड़ों के काम करके विज्ञापन पे 1 लाख रुपए खर्च किए गए। और ये शक्ति भी थी और ये पराभव भी था, क्योंकि जब अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, आप अगर अपनी बातों को ही नहीं रख पा रहे हैं और वो नहीं आगे जा रहा है, तो ये आपकी पराजय ही कहीं ना कहीं बनती है। और भी कई कारण हैं, हमारा संगठन का, हमारे लोगों का न जुड़ना, सड़क पे उतरने न पाए, ठीक है हम सड़क पे नहीं उतरने पाते हैं, आप सब देखते हैं कि जैसे ही ऑफिस से आप निकलते हैं आपके बैरिकेटर्स में 90-90 नुकीले लगे हुए हैं, कीले लगी हुई हैं, तो मतलब भाले लगे हुए हैं, बर्छियां लगी हुई हैं, जो पहले कभी नहीं होती थी। आप बैरिकेटर फांद सकते थे, अब नहीं फांद सकते हैं। कल आपने देखा अभी महिला कांग्रेस का हमारा था और उसमें जो रस्सा था वो उनको फंस गया गले में, उनको दिखाना पड़ा डॉक्टर को। तो अब आप विरोध उस तरह नहीं कर सकते, और विरोध अगर उस तरह नहीं कर सकते हैं तो ये भी कांग्रेस की खामी थी कि उन्होंने सबको विरोध करने दिया। ऐसे ऐसे विरोध हुए हैं जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। आज तो वो स्वप्न है, आप कभी विरोध उस स्तर पे रामलीला मैदान में नहीं कर सकते। कोई कर सकता है, दिखा दे कोई, क्योंकि यहाँ पे तो आपको तुरंत हटा दिया जाएगा, सारी धाराएं लग जाएंगी। तो मैं यहाँ मानती हूँ संगठन के स्तर से लेके हमारा जो ये दूरदृष्टि नहीं थी कि कौन सा व्यक्ति हमारे उन चीजों का भाव बना के, प्रभाव बना के उसी को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। हमने काम किया। तो भाजपा ने जानते क्या सीखा है हमसे, कि क्या नहीं करना और क्या करना है। उसे काम नहीं करना है, उसे वो काम करना है जिस जनता समझे कि काम हो रहा है, वही हो रहा है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अभी बातचीत के क्रम में आपने कहा कि इस समय की जो सरकार है उसके विरोध में आप बोल नहीं सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रश्न है आपसे और ये जेन्युइन प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसका एक सार्थक उत्तर आप देने का प्रयास जरूर करेंगी। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन नरेंद्र मोदी का विरोध करने को लेकर आप कहती नहीं हो सकता है, तो आपने देखा होगा किसान मूवमेंट हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो शाहीन बाग पे लगभग 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया गया। अगर हम बात करें तो किसान मूवमेंट में भी लगभग देश 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स को आपने सील कर दिया। लोगों ने जमकर नरेंद्र मोदी पर अलग अलग आरोप लगाए।
शाहीन बाग के प्रदर्शन में तो लोग कह रहे थे मर जा मोदी, किसान सम्मेलन में लोग कह रहे थे, किसान प्रोटेस्ट में कह रहे थे कि मर जा मोदी। और इतना विरोध होने के बाद एक डंडा भी किसी को नहीं पड़ा। यहां तक कि 26 जनवरी को किसानों ने जब दिल्ली में घुस करके लाल किले पर तिरंगे को अपमानित किया और इसके बाद पुलिस वालों को जम करके पीटा, तो इसके बाद भी आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के शासन में, या जो आप आरोप लगा रही हैं कि मोदी के शासन में कोई बोल नहीं सकता है, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता, ये जायज है क्या? चलिए अब मैं आती हूँ आपके उस पे किसान आंदोलन पे और शाहीन बाग पे, फिर उसके पंजाब पे। आप मुझे बताइए, मैं जिस विरोध की बात कर रही हूँ, किसानों का विरोध किस चीज के लिए था? किसान का विरोध उन मुद्दों पे था जिनसे उनसे बात ही नहीं की गई थी। और सोचिए, उस विरोध के बाद कानून वापस लेने के बाद अभी तक नियम नहीं बन पाए हैं। इसका मतलब जानबूझ के वो मुद्दा लाया गया था सरकार के द्वारा कि किसानों को सड़क पे बैठना ही पड़े। ये सरकार का प्रायोजित था, किसानों का नहीं था। अगर वो काम उन्हें सच में करना होता, आप बताइए, 3 साल बीत चुका है, आंदोलन तो नहीं चल रहा है ना, लेकिन कानून नहीं बना। कानून क्यों नहीं बना? क्योंकि उनको करना ही नहीं था। वो बिल लाके आपाधापी में पास करा देना, किसानों का यूं बैठ जाना। और कितने किसान मारे गए थे? मरे ना किसान वहां पे, भले किसी ने नहीं मारा, लेकिन किसान मरे। वो जिनके घरों से कोई एक मरा होगा, वो कोई तो मरा होगा ना। मैं कैसे मान लूं कि नहीं मारा गया? मारा गया। उनके उस पेशेंट्स की हत्या की गई, जिसमें न जाने कितने परिवार, 1000 लगभग मारे गए। 1000 परिवार से वो व्यक्ति अब कभी वापस नहीं आएगा। शाहीन बाग में जो महिलाएं खड़ी थी, जो बैठी थी, जो भी जैसी भी थी, वो क्यों खड़ी थी? अगर आपको सच में, मैं हमेशा मानती हूँ ईमानदारी की बात अगर हो, अगर सच में वो कानून उनके खिलाफ में नहीं होता, सरकार आती। और आप जानते हैं लखनऊ में कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका कोई संबंध नहीं था उससे। ऐसे कितने लोग छोड़े गए जिनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं था। तो अगर आप जानबूझ के किसी को परेशान करेंगे तो आदमी के पास मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, और वही हुआ। और विरोधों की बात आप बताइए, मैं पूछ तो रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार में जिस तरह सिलेंडर, जिस तरह बैलगाड़ी, जिस तरह से चूड़ियां भेजी और कही जाती थी, भाषाई की आप बात कर रही हैं। मैं मानती हूं कि पिछले 10 से 15 वर्षों में जिस तरह से भाषाई मर्यादा इस सरकार ने तोड़ी है, आप बताइए, अटल जी से लेके जवाहरलाल नेहरू तक आपने संसद के हर कार्यक्रम देखे होंगे। मैं जब बोलती हूँ तो सुषमा जी को सुनती हूँ, ये मेरी अपनी मर्यादा और आदर्श है। मैं जानती हूँ कि जब वो बोलती थी तो बहुत बेहतर बोलती थी, मैं सुनती हूँ उनको, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो कभी अशिष्ट नहीं थी, उन्होंने कभी अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं तोड़ा। वो मोदी जी की तरह बिल्कुल नहीं बोलती थी। आप उनको सुनिए, वो अगर व्यंग भी करती थी, सटायर भी करती थी, तो सामने हंस के करती थी। सामने वाला उससे डिफेंड नहीं होता था, सामने वाला कुछ सीखता था। तो आदर्श ऐसे क्यों नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता होने के साथ साथ उसी पार्टी से आते हैं ना। उन्होंने कभी उस मर्यादा को नहीं लांघा? कभी लांघा उन्होंने? जाके उनकी किताबों को पढ़िए, राजीव गांधी जी के बारे में जो अटल जी लिखते हैं, काश भाजपाई उसको पढ़ पाते। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी जी ना होते तो शायद मैं आज नहीं होता। मेरे लिए जिस तरह से राजीव गांधी जी ने उनको बाहर भेजा था, आपको पता है ना कि किसमें भेजा गया? क्या था वो? क्या समय था? क्या वही समय है आज? आप देखिए उस संसद की कार्यवाही को, जिसमें मनमोहन जी हंस के बोले, जिसमें सुषमा जी हंस के बोल रही हैं, आपस में बातचीत चल रही, लालू यादव जी बोल रहे हैं, सबका अंतर विरोध है, सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन वहां पे मनभेद नहीं है, मतभेद है। मतभेद थे, मतभेद होने भी चाहिए, एक परिवार में होते हैं। मैं मानती हूँ, मैं 5 भाई बहन हूँ, पांचों भाई बहनों के एक जैसे विचार नहीं है, तो है ना मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं है। तो संसद भी तो वही है ना। जब एक परिवार में एक जैसे लोग नहीं है, तो संसद में नहीं होंगे, कहीं भी नहीं होंगे। अब उस विचारधारा को आप खत्म कर दोगे, ये तो नहीं है पॉलिटिक्स, ये तो राजनीति नहीं है। अगर यही राजनीति होती तो सोचिए, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके जवाहरलाल नेहरू जी की संपत्ति कितनी होती आज जो उन्होंने दान किया था। क्या कोई नेता सोच सकता है आज के समय में? आज के नेताओं की संपत्ति बढ़ रही है और वहां पे दान की गई थी। आप अंतर देखिए ना। डॉक्टर सुधा मिश्रा, किरण रिजिजू हो या फिर अमित शाह, वक्फ संशोधन विधेयक जब प्रस्ताव रखा गया लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसमें एक सबसे बड़ा विषय जो आया वो यही था कि किरण रिजिजू ने आरोप लगाया, जो संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप एक चीज को देखिए कि चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो किसान बिल हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आपने लोगों को भ्रमित करने का काम किया, और उनकी बात वाजिब भी है। सीए में आप लोगों ने कहा था कि यहाँ के मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा,
उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये जानता था कि सीए का जो बिल है वो पहली बार नहीं बल्कि 5वीं बार संशोधन हो रहा था। इससे पहले कांग्रेस ने भी संशोधन किया था। इंदिरा जी ने शुरुआत करी थी 1966 में, जब युगांडा में हिंदुओं को 1966 में भगाया गया। ईदी अमीन की सरकार थी वहां पर, और उस समय पहला संशोधन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा जी ने किया था। तमिल विद्रोहियों को लेकर के दूसरा अमेंडमेंट जब हुआ तो राजीव गांधी की सरकार में हुआ, तब तमिल हिंदुओं को लिया गया। ऐसे ही करके फिर नरसिम्हा राव सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, और सबसे बड़ी चीज कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 बार सीए अमेंडमेंट किया, और दोनों बार में, पहली बार में उनका कोई विरोध नहीं हुआ, और 5वीं बार जब ये संशोधन लाया गया 2019 में तो जम करके विरोध हुआ। आप मुझे बताइए कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा, जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा, जिनको यहां से भगा दिया गया, जिनकी नागरिकता खत्म कर दी गई। ये भ्रम ही तो था ना। और ऐसे में अगर किरण रिजिजू ये आरोप लगा रहे हैं कि चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे किसान बिल का मामला हो, और चाहे सीए का मामला हो, इन सारे मामले में कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं रोकूंगी इस पे। कल की सदन की आपने बात की, नहीं मैं उस पे आऊंगी। पहले मैं आती हूँ उस पे। मैं बिल्कुल नहीं मैं आ रही हूँ। मैं पहले कल अमित शाह जी और रिजिजू जी की दोनों बातों को सुन लीजिएगा। दोनों एक दूसरे की बात का उल्टा बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि उसमें कोई अन्य धर्म का नहीं होगा, दूसरा कह रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि झूठा कौन सच है। मैं आ जाऊंगी, मैं उस पे मैं बात से हटूंगी नहीं। लेकिन पहले चूंकि आपने कल के सदन की कार्यवाही की बात की, परसों की, उसको कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब दोनों वीडियो को आप रखेंगे, अमित शाह जी ने कहा कि आपके वक्फ कोई अन्य धर्म का नहीं होगा, वहीं रिजिजू कर रहे हैं कि आपके वक्फ में अन्य धर्म के लोग होंगे। दोनों बात को आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब आती हूं मैं आपके अमेंडमेंट जितने भी बदले गए, जो भी संविधान संशोधन हुआ, आप बताइए, अगर आपको घर खरीदना है, घर बनाना है, तो पहले लिफ्ट खरीदेंगे, जमीन जमीन खरीदेंगे ना। तो यहाँ की सरकार पहले लिफ्ट खरीदती है, फिर सोचती है जमीन कहाँ लेना है। आप बेसिक्स पहले नहीं करोगे, उसके पहले चीजें करोगे, तो आपके लिए हित में नहीं है, न देशवासियों के लिए, न वो। मोदी सरकार की जितने भी चीजें हैं, नोटबंदी से शुरू करिए आप, क्या फायदा हुआ? जितने भी इन्होंने काम किए हैं जो दिखते हैं, वो काम कभी धरातल पे सही नहीं हुए। सरकारों से जब इतिहास में प्रश्न होगा ना शिव जी, तो प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जो संशोधन, जो चीजें की गई, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा नुकसान, लोगों की मौतें हो रही हैं, इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी उस पर कोई प्रश्न नहीं। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टतम काम था, किया गया ना, हुआ, किसी ने प्रश्न किया इस पे? उसके बाद करोड़ों की संपत्ति काले धन के रूप में आ रही थी, कितना बड़ा आंदोलन आपके रामलीला मैदान में हुआ था, कोई प्रश्न उस पर, कोई उत्तर नहीं, उस पर कोई बात तक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के मुद्दे पैदा करके दूसरों को बरगलाने का काम। यहाँ पे वक्त में संशोधन कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं करना है इनको, इन्हें उससे मतलब ही नहीं। जो प्रधानमंत्री अपने चुनाव के दौरान बोल सकते हैं मंगलसूत्र, भैंस और आपके जमीन को लूट ले जाएगा दूसरा धर्म वाला, वो देश के प्रधानमंत्री कैसे मैं उनको मान लूं? बताइए। हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, भाजपा ही नहीं है ना वो। उस देश की संविधान को बताने वाले देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं कि नहीं? लेकिन वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो भाजपा के नेता हैं और बाकी लोग उनके लिए कुछ नहीं है। यही ना करते हैं वो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम प्रश्न क्यों ना करें? इसके पहले मैंने कहा आप शुरुआत करिए, चलिए हमारे जितने प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, मत सुनिए इंदिरा गांधी को, मत सुनिए जवाहरलाल नेहरू को, मत सुनिए राजीव गांधी को, आप अटल जी तो सुन सकते हैं ना। सुनिए, क्या भाषा उनकी ऐसी थी? कभी उन्हें 80-20 कहा, कपड़ों से पहचाना, मंगलसूत्र की बात की, छीनने की बात की? नहीं, वो जानते थे कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके उत्तरदायित्व क्या है। वो जानते थे कि राष्ट्र धर्म का पालन क्या है, तभी वो प्रश्न करते हैं। यहाँ पे प्रश्न इस बात का है कि आप उन मुद्दों को लेके आके इस देश में जो चीजें खड़ा करना चाहते हैं, ये कहते हैं एक देश एक चुनाव, कहते हैं ना, लेकिन चुनाव एक साथ करा ही नहीं पाते हैं 2 राज्यों का। तो देखिए, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर है। तो ये जो अंतर विरोध है उनके अपनी बातों में, अपनी चीजों में, मैं हमेशा मानती हूँ कोई भी सरकार चुन के आती है, उसका काम होता है काम करना, कर्तव्य है उसका। कोई भी सरकार फ्री फंड में नहीं चल रही है, हम पैसा दे रहे हैं, सरकार चल रही है, उसके लिए पैसे उसको मिल रहे हैं, यही ना है। तो अच्छा काम तो करना ही है ना, उसी के लिए बैठे हो आप।
उसके लिए तो उत्तरदायी आपको हम क्यों पूछे उसके लिए प्रश्न? आपका काम है कि राष्ट्र की सेवा, प्रदेश की सेवा, जिले की सेवा, गांव की सेवा, यही ना काम है आपका। आपको पैसे क्यों मिल रहे हैं भाई? एक सांसद के रूप में, विधायक के रूप में काम क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? मैं इसमें पूरा कर दूं तो जब आपको काम करने के लिए बैठाया गया है, आप कह के आए कि पहले काम नहीं हुआ, हम काम करेंगे। आप आ गए अपने पूर्वजों को गाली कर रहे हो, और अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को गाली कर रहा है तो समझ जाइए कि उस बच्चे में कोई ना कोई संस्कारों की कमी है, क्योंकि बुजुर्ग ने जो किया वो उसके समय का काम था। आप इस वर्तमान को झुठला रहे हो क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, तो बुजुर्गों को ला रहे हो क्या किया क्या किया क्या किया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के अपने पिताजी, अपने बाबा, अपने नाना को कहूं कि वो गाड़ी नहीं खरीदे, उन्होंने मेरे लिए एक्सयूवी नहीं खरीदी, थार नहीं खरीदी, जमीन नहीं खरीदा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास जो संसाधन थे उससे उन्होंने मुझे पढ़ाया, उस लायक बनाया। एक्सयूवी खरीद पाते तो खरीद लेते ना, लेकिन जो संसाधन थे, जो उस समय की जरूरत थी, वो किया गया। और आज के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होते हैं, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के पर प्रश्न करते हैं। मैं कौन होती हूँ प्रश्न करने वाले, और प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं? क्या कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों पे प्रश्न कर पाए? क्योंकि उस समय जो बेहतर था किया गया, आज की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हो ये बताओ, इससे कोई प्रश्न ही नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, भाषा का स्तर गिरता जा रहा है राजनीति में, और खास तौर पर सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या नरेंद्र मोदी है, ये लोग जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके संस्कारों को बताता है। तो इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं सुधा जी, बिल्कुल हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इस आगे बढ़ाने में ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने भी भाषा को तार तार कर दिया था। 2019 में चौकीदार चोर है, उसके बाद में जब वो क्या नाम है दिल्ली के चुनाव में उतरते हैं तो वहां कहते हैं कि बस डंडे से मारे जाएंगे, प्रधानमंत्री को इंगित करते हैं। तो क्या उनकी भाषा ठीक थी? क्या उनकी भाषा अच्छी थी? क्या उनकी भाषा से उनके संस्कारों का भी आकलन आप कर सकते हैं, या देश करेगा? अब मैं आती हूँ, एक ऐसा बेटा जिसकी मां को पिछले 40 वर्षों में जिस उपाधि से दिया जाता है, अगर मैं उस जगह पे होती स्त्री होने के नाते, तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो स्त्री जो भारतीयता को पूर्णतः ग्रहण कर चुकी है, वो स्त्री जिसके सर से पल्लू नहीं अटता है, वो स्त्री जो पति के मृत्यु के बाद जिसकी लाश तक उसको नहीं मिली। कभी सोचिए भारतीय होने के नाते हमारे देश में वैधव्य को और स्त्री को कितना सम्मान दिया जाता है। उस स्त्री को कांग्रेस की विधवा करके देश के लोग सदन में उसको सम्मानित करते हैं क्या? आप बोल रहे हैं राहुल जी भाषाई रूप से, वो बेटा जिसकी मां को लगातार कोई भी कुछ भी कह देता है, वो बेटा बहुत कम, उनको तो बहुत कुछ। मैं अगर होती राहुल गांधी जी की जगह पे तो मैं सदन के अंदर बैठ के अपनी मां के उसमें कुछ और भी बोल जाती, और किसी का हक नहीं बनता है कि मुझ पे प्रश्न खड़ा करे। वो मां जिसके पास ऑप्शन था इटली वापस जाना, जा सकती थी। बहुत सी माएं अपनी हिंदू धर्म में, बहुत सी औरतें जो वैधव्य को पाती हैं अपने बच्चों को लेके मायके चली जाती हैं। कौन नहीं गया है? क्या कोई ढूंढ नहीं पाएंगे? बहुत से लोग मिल जाएंगे। बहुत सी औरतों ने शादी कर ली है, बहुत से लोग कर लेते हैं। बुरा अच्छा नहीं बता रही हूं मैं बता रही हूं कि आपके हिंदू सनातन धर्म में भी ये चीजें हो रही हैं। हिंदू की बेवा शादी करती है, अपने मायके जाती है। सोनिया गांधी ने किया क्या? लेकिन आज भी वो बार में एक काम करती थी, डांसर नहीं थी, लेकिन आज भी इस देश के लोग उस महिला का सम्मान नहीं कर पाते हैं। शर्मिंदगी आती है मुझे कि इस भारतीय देश में, इस सनातन संस्कृति वाले देश में उस स्त्री का सम्मान नहीं हुआ जो अपने देश के कल्चर को छोड़ के भारतीयता को अपनाती है। उस भारतीयता को, उनका पाश्चात्य संस्कृति है ना उनके यहाँ नहीं साड़ी वाड़ी, फिर भी वो आके देश को अपना रही है ना। और आप लोग कहते हो कि वैसी वैसी, रोज उनका नाम उठाया जाता है। और भाषाई आप राहुल गांधी से जितना शिष्ट हो के वो व्यक्ति बोल सकता है, और जितना उसने सहा है, जिसपे करोड़ों रुपए एक व्यक्ति, मुझे कोई अगर कहे कि बार बार पप्पू है, मुझे कोई कह दे, मैं तो सच में मानसिक रूप से पागल हो जाऊंगी। इतना प्रहार मुझ पे हो, फिर भी वो मुस्कुराता हुआ आदमी उस प्रहार को सहज ढंग से करता है। चौकीदार चोर, आपने कभी टीवी देखी होगी 2000 आज तक में कार्टून आता था जिसमें सारे ऐसे बहुत से शो बने हैं, जिसमें आपने स्टार प्लस पे देखा होगा। बहुत से शो में सोनिया जी, मनमोहन जी, अटल जी, सबको खड़ा करके कैसे कैसे वहां पे कमेंट होते थे। कभी रोक लगी? नहीं लगी ना। और हम बात कर रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, मतलब इसमें तो आपके हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं, आप साहित्य की बात करूं, कोई भी देश का, सटायर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है उस देश को बताने के लिए। चौकीदार चोर में क्या है? नाम तो नहीं है ना, नहीं है नाम। उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार। यहाँ पे कितने चौकीदार हैं? सारे चौकीदारों को खड़ा लगना चाहिए। तो आप किसी की मां को कह दो कि इटली में ये थी,
उस पे उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप कह दो कांग्रेस की विधवा थी, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप कह दो कुछ भी उसके बारे में, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक चौकीदार चोर है कह दिया गया, नाम नहीं लिया गया, सटायर था, व्यंग था, वो आपको बुरा लग गया। आपने उसकी उनकी सांसद सदस्यता समाप्त कर दी। और भाषाई मर्यादा आप उनकी बात करते हैं। अगर सच में राहुल गांधी जी के पिताजी, उनके बाबा, उनकी नानी, उनकी दादी इतनी बुरी होती तो अटल जी ने विरोध क्यों नहीं किया? पहला मेरा प्रश्न। अटल जी क्या इतने समझदार नहीं थे? अटल जी ने सदन के अंदर बैठ के क्यों नहीं सोनिया जी को गाली दी? क्यों नहीं जवाहरलाल नेहरू को गाली किया? क्यों नहीं उन्होंने उन बातों को उठाया जो आज मोदी जी उठाते हैं? क्यों नहीं अटल जी ने कहा कि तुम्हारी भैंसे चुरा लेंगे, मकान चुरा लेंगे? तो क्या मोदी जी की भाजपा और अटल जी की भाजपा अलग-अलग थी? पूछिए प्रश्न उनसे। जानबूझ के इस देश में लोगों को बरगलाने के लिए, मैंने पहले ही कहा था कि मानसिक रूप से हमें अपहरण किया जा रहा है। मानसिक रूप से हमारी संस्कृति की जो विनम्रता थी, राजा राम थे, ऐसे राजा राम जिनका नाम लेके राजपाट भोग रहे हैं लोग, और वो राजा राम अपनी प्रजा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि चरण पादुका अपने भाई को दे आते हैं। बलकल वस्त्र पहन के जंगल जंगल घूमते हैं, उन लोगों को सहेजते हैं जो जंगलवासी थे, जो आम लोग थे। और आज उन्हीं का नाम लेके आप उसने विराटतम रूप में साम्राज्य बना रहे हो, राज बना रहे हो। और आप बात करते हो कि आप राम राज को ला रहे हो। राम राज आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि राजा राम की तरह बन पाना आपकी नियति ही नहीं है। न नियत है, न नियति है। क्योंकि राम की जब कोई बात करेगा, वो प्रजा के साथ रहेगा। वो प्रजा के खिलाफ वो जो कांटेदार तार होते हैं ना, वहां से बच्चों को नहीं मिलेगा। सुधा जी, आपने राम जी की बात की, बिल्कुल, तो अब राम जी और कांग्रेस की तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल करिए। इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि वो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हलफनामा 2005 में दिया था कि राम से इसके बीच में मैं रोकूंगी। हनुमान सेतु पे हनुमान नहीं, हनुमान, मैं प्रश्न जोड़ लीजिए, प्रश्न जोड़ लीजिए, प्रश्न पहले जोड़िए कि भाजपा ने राम सेतु पर हलफनामे में क्या कहा था, जोड़ लीजिएगा। बात करूंगी मैं फिर। राम सेतु के मांझी ने क्या कहा था, जोड़ लीजिएगा। अभी आप डॉक्टर सुधा कई बार आप अपने इस पूरे हमारे आपके बीच जो वार्ता हो रही है, संवाद हो रहा है, उसमें कई बार आपने भगवान राम की चर्चा कर, बार बार अपने आप को आप अयोध्या की बताती हैं और कहती हैं हम कई बार दर्शन कर चुके हैं। लेकिन बात ये आती है कि आप कांग्रेस पार्टी की प्रतीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट गांधी परिवार करता है, राहुल गांधी करते हैं, सोनिया गांधी करती है, प्रियंका गांधी करती है, ना कि डॉक्टर सुधा मिश्रा। और डॉक्टर सुधा मिश्रा 20 बार जाके डुबकी लगा आए कुंभ में और 200 बार दर्शन श्री राम जन्मभूमि के कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बात तो तब थी कि जब राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण देने के बाद भी वो राम मंदिर के दर्शन नहीं करते। राम मंदिर को लेकर के 2005 में जब मनमोहन सरकार थी तो उसने एक हलफनामा दिया, राम इज डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी बातों के बाद भी आपको लगता है कि देश का जो एक बड़ा वर्ग है वो राम मंदिर जैसे मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा? नहीं, क्यों? नहीं, मेरी जन्मभूमि है भाई वहां पे अयोध्या में। मुझे नहीं, सुनिए, अब मैं काटूंगी ना, मैं टोकूंगी। नहीं, मैं वही कह रही हूँ। आप कौन होते हैं? भाजपा कौन होती है कांग्रेसियों को निमंत्रण देने वाली? भाजपा का काम था। नहीं, सुनिए, अब मैं बताती हूँ। अरे ठीक है, सुनिए, हमारे मोदी जी कभी सूफियाना टोपी लगा लेते हैं, कभी जाके क्रिश्चियंस के उसमें कहते हैं हमारा बहुत अच्छा संबंध है, तो उनसे पूछिए ना कहाँ उनका धर्म कहाँ है भाई। हमारे मोदी जी का धर्म क्या है, हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पूछ लीजिएगा उनसे, छोड़िए उस बात को। मेरी मंदिर में जाने की मेरी आस्था, मेरे पार्टी की आस्था, उसमें रहने वाले संगठनिक लोगों की आस्था, उनका अपना व्यक्तिगत चॉइस है। पहली बात, धार्यते इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। धर्म को बेचने वाले लोगों को समझाई कि व्यापार धर्म नहीं है। धार्यते इति धर्म मतलब आपका व्यक्तित्व जो कुछ धारण करता है वही धर्म है, और जो हम धारण करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व, जो व्यक्तिगत चॉइस है, उसको अपने हिसाब से करेंगे। हमें निमंत्रण देने के लिए कोई क्यों करेगा भाई? मेरे घर में बेटी शादी तो हो नहीं रही है। बेटी की शादी में बोलते हैं ना, पूजा करने के लिए निमंत्रण नहीं होता है। आप भागवत घर पे करते हो तब निमंत्रण होता है, शिवरात्रि में जल चढ़ाने का निमंत्रण नहीं होता है। क्यों आप लोग भूल जाते हैं इस बात को? राम जन्मभूमि में जिस दिन हमारी आस्था होगी, हमें जो करना होगा, हम आस्था में पूजा पाठ करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, जो भी करते हैं,
जरा पूछिए अयोध्या वासियों के अलावा जो बात करते हैं रामचंद्र जी की, 14 कोशी परिक्रमा कहाँ शुरू होती है और पंचकोशी कहाँ शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है, किसी को पता होगा क्या? बातें बड़ी बड़ी करवा लीजिए इन लोगों से, लेकिन एक्चुअल में आस्था के नाम पे ये लोग व्यापार बना रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे राम जन्मभूमि में मेरे राजा राम की बात वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्रजा के साथ खड़े होने की शक्ति हो, सबरी के जूठे बेर खाने की शक्ति हो, न कि कटीले तारों के उस पार बच्चों को खड़ा करके उनसे हाथ भी न मिलाया जाए। ऐसे राजा राम हो ही नहीं सकते, और ऐसा राम राज्य कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है जिसमें प्रधानमंत्री कुंभ या योगी जी कुंभ के दौरान कुछ गरीब बच्चों को, भीख मांगने वाले बच्चों को भीख दे रहे हो। ये राम राज्य है? कैसा राम राज्य बता रहे हैं आप लोग? ये राम राज्य बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि राम राज्य में वो जो कल्पना है ना कि ना कोई दुखी न दरिद्र न दीना, ये था। यहाँ पे दुखी कितने हैं? 80 करोड़ लोग जिनको सरकार अनाज दे रही है। दरिद्र कितने हुए? उतने हुए ना, क्योंकि 5 किलो अनाज पे जनता पल रही हो आज के जमाने में, तो क्या दुखी भी है और दरिद्र भी है, दीन भी है। तीनों राम राज्य की आपने बातें तो खंडित कर दी। काहे का राम राज्य? पूछिए सरकार से। मैं तो चाहती हूँ कि सरकार उत्तर दे इन बातों का कि जब ना कोई दरिद्र न दुखी न दीना, तीनों आपने 80 करोड़ में समाहित कर लिया है, काहे का राम राज्य? डॉक्टर सुधा मिश्रा, एक प्रश्न और भी है। लगातार आप लोग 2019 से एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, एक ही तरह की बातें, यानी ईडी का दुरुपयोग होना, इलेक्शन कमीशन की बात करना, सीए का विरोध करना, राफेल का विरोध करना, 370 का विरोध करना, और इसको लेके कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और अभी वक्त को भी लेके पहुंच गए। तो ऐसे में जब वो लोग सीधे चले जाते हैं और वहां भी मुंह की खाते हैं, कि आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दे जनता से सरोकार नहीं रखते हैं, या आप जनता के सामने जाने पर एक्सपोज हो जाते हैं? सदन पार्लियामेंट में पास होने के बाद आप बार बार उसको चैलेंज करते हैं, संसद भवन मिलता है तो भी जाते हैं। क्या ये बेवजह के मुद्दे नहीं है, या आपको लगता है इन मुद्दों की कोई हैसियत नहीं रह गई? 2019 और 2024 में भी ये देखने को मिला। बताइए, किसी भी पार्टी में व्यक्ति ही तो होगा ना, किसी पार्टी में व्यक्ति ही तो होगा ना, संगठन में पार्टी में व्यक्ति ही तो होगा ना, तो व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट है, वो कर रहा है, यही तो। नहीं ना ना, देखिए हाँ सुनिए, अब ये आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, यस, हमारी विचारधारा संविधान के अनुरूप है। दूसरी पहली बात, संविधान नहीं, सुन लीजिए, हम हमेशा से उस विचारधारा के लोग हैं कि जो इस देश का संविधान कहेगा हम वो करेंगे, हम वही कर रहे हैं। देश का संविधान कहता है कि आप अपने जो विचारधारा है, जो अपनी चीजें, उसको आप कर सकते हैं एज इट इज आप चाहते हैं। भाई सर्वधर्म समभाव की बात हम करते हैं ना। लेकिन आप बताइए, अभी हमारी हेमा मालिनी जी जो सांसद है मथुरा से, वो किसी मंदिर में गई थी, उनके खिलाफ कुछ FIR दर्ज की गई है, किसने कराया? क्यों कराया? पूछा आपने? हिंदू मुस्लिम करके तो वोट बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन आपको पता है क्या आरोप लगाया उन पे आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र जी ने धर्म परिवर्तन करके शादी उनसे की थी, क्योंकि हिंदू धर्म में 2 शादियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन दूसरी भी हैं वो, है ना। मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं आती हूँ, लेकिन जानबूझ के कहना बहुत जरूरी है कि वहां चूंकि आपको शादी करने का ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन जहां पे वोट पाना है वहां पे सब चंगा सी नहीं है। ये कैसी राजनीति है? तथ्यों के साथ मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं कहूंगी कि सब गलत सब अच्छा। भाई जनता वोट दे रही है, ठीक है, उन्हें वो चीज समझ में आ रही होगी, लेकिन एज अ प्रवक्ता पार्टी लाइन लेंगी ना, व्यक्तिगत तो आपको कोई विचार नहीं, तो मैं पार्टी लाइन पे बात कर रही हूँ, मैंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं की। तो मैं पार्टी लाइन की अगर बात करता जी हूं आपसे, हाँ, कि पार्टी लाइन की अगर बात करूं तो अडानी का मुद्दा जी कौन उठाता है? आप तो नहीं उठाते ना, आपकी पार्टी उठाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा आपकी पार्टी उठाती है। नहीं हमारे अध्यक्ष जी गए, हमारी पूरी पार्टी राम जन्मभूमि में गई, आप उसकी बात नहीं करेंगे। जब हमारे पूरे लोग पहुंचे अयोध्या में, उसके बाद हमारा जो अपने जो झंडा लेके घूमते हैं, भैया का नाम मुझे नहीं आया, उनको जिस तरह से मारा गया वहां पे, इसकी बात नहीं करेंगे। सब लोग गए तो हम तो हर 7 दिन पे जाते हैं। कहिए ना लोगों से कि राहुल गांधी के पार्टी की प्रवक्ता, सुन लीजिए मेरी बात, जो पार्टी के पक्ष को रखती हैं, हर 7 दिन पे राम जन्मभूमि जाती है, कहिए ना भाई, उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कांग्रेस को। मैं अपनी कांग्रेस को, आपने कहा कि आप पार्टी नहीं, मैं पार्टी लाइन ले रही हूँ। नहीं शिव जी, नहीं जाने से हाँ, कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा संदेश दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। नहीं क्यों? क्योंकि सुधा मिश्रा पार्टी की सर्वोच्च लीडर नहीं, फिर नहीं सुनिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये ऐसे चेहरे हैं जिन पे कांग्रेस आज भी टिकी।
जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी कि अगर ऐसा ना होता, मैं बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अगर ऐसा ना होता हाँ, तो अजय राय से पहले जितने आपके अध्यक्ष बने अब तो वो सरकार बना चुके। सुनिए, अब मैं आती हूँ। सरकार बन जाती अगर सच में, तो सरकार सच में टूट के गिर जाती, क्योंकि जितने बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जितनी महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी में जानते हैं, निकट से मैं अनुभव कर रही हूँ। 5 साल से ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है शिव जी। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जो अपने घर से वो पैसे लेके आके बैठे होते हैं लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली में, उन बच्चों की नौकरियां नहीं है। यूपीएससी के अलावा ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसने नौकरियां बच्चों को दी हो, एकमात्र, जिसमें 1000 बच्चों का होता है सिलेक्शन। हर साल वही हो रहा है लगातार, 1000 बच्चे लगभग मैक्सिमम, जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे प्रीलिम्स निकालते हैं, लाखों बच्चे आते हैं आपके मेंस तक, और सिर्फ 1000 सेलेक्ट होते हैं। बेरोजगारी वहीं की वहीं है, उस पर बातचीत नहीं होती है। मैं कहती हूँ ये सब मुद्दे जानबूझ के इसलिए लाए जाते हैं कि बातें जो मूल है, हम जीएसटी सिर्फ मध्यम वर्ग का नहीं, हर मजदूर, हर व्यक्ति जीएसटी दे रहा है। आटा खरीदता है जीएसटी, दूध खरीदता है जीएसटी, कुछ भी खरीदता है जीएसटी तरह बेचारा। मतलब उसको तो चूज, आप 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए में बेचारे का आधा तो क्या बचता है, 20 रुपए, सब जीएसटी जा रही है। इस पे कब कोई बात करेगा? अभी हमें लगता था, पहले लगता था कि मेरे पापा कमाते हैं, वही देते होंगे जीएसटी, कर वही देते होंगे, लेकिन कर हम सब दे रहे हैं, और इतना दे रहे हैं कि अमेरिका, जो हमारे दोस्त हैं, अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले हमारे मोदी जी के जो दोस्त हैं, उन्होंने तो कल कह दिया कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, भी आए थे, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने टैरिफ लगा दिया। शशि थरूर अक्सर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं। अभी जिस ट्रंप की चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने ट्रेड वार छेड़ दिया है, उसको लेकर के जिस तरह ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी किया कि वो बड़े हार्डकोर बार्गेनिंग करते हैं, वो टफ पॉलिटिशियन है, टफ निगोशिएशन है, वो एक टफ बार्गेनिंग करने वाले हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अभी उन्होंने पी विजन की जो केरला में सरकार है वामपंथियों की, उसका भी उन्होंने समर्थन किया और कहा कि बहुत अच्छे से इन्होंने स्टार्टअप को यहाँ एग्जीक्यूट किया है, और ये कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने 2014 में भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी थी और इसलिए उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। फिलहाल वो आपके मिनिस्टर तक रहे हैं यूपीए सरकार में, और जल्द फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध करना भी शुरू किया, लेकिन लगातार वो नरेंद्र मोदी को लेकर के अब लगभग पिछले एक आध महीने से वो लगातार नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए, ये कयास तो कुछ भी लगाइए, कयास लगाने पे क्या है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बहुत समझदार होता है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, सुनिए, मैं कहता रही हूँ, हो सकता है कि शशि जी चाहते हो कि आप लोग कयास लगाएं, वो चाहते हैं कि लोग उलझन में पड़े रहें, वो चाहते हो कि आप लोगों के कयास बढ़ते रहे और हम लोग यहाँ पे देख के हंसते रहें, हो सकता है। 2014 में उन्होंने तारीफ किया जी, कोई बात नहीं। हाँ, और उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया, कोई बात नहीं, वो तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि पार्टी लाइन पे वो काम कर रहे हो, लोगों को उलझाने के लिए, जैसे मोदी सरकार उलझाने में लगी रहती है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, जैसा कि हमने देखा है कि अडानी और अंबानी के मामले को तूल आपने 2014 के बाद से ही देना शुरू कर दिया, विशेष तौर पर राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने अडानी अंबानी पे खूब घेरा। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी ने जमकर घेरा, लेकिन उस समय क्या आपके इन वो मुद्दे हैं वो फीके पड़ जाते हैं? जब आपके ही सरकारें, यानी कि जिस समय अडानी अंबानी का मुद्दा चल रहा था, उस समय आपकी राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की थी, जिसने उन्हें 60,000 करोड़ रुपए का काम दिया। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे की थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, वो भी उन्हें लगभग 80,000 करोड़ का काम पोर्ट बंदरगाहों का देती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी भी देने को तैयार बैठी है। तेलंगाना की सरकार जो भी जल्द ही आई है, रेवंत रेड्डी ने भी अडानी से संपर्क किया और एक भारी भरकम एमओयू पे सिग्नेचर किया। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये सिर्फ बाहर की बातें होती हैं, यानी आपका जो कार्यकर्ता है वो डिफेंड नहीं कर पाता है? क्योंकि अडानी से आपकी सरकार गलबैया करती है तो वो एक तरह से अच्छा काम है, लेकिन अगर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम देती है तो खराब काम है। ऐसा क्यों है भाई? और अडानी तो भारत के हैं ना, भारत के बाहर के तो नहीं है। जी नहीं, देखिए, कोई भी सरकार व्यापारियों को काम देगी, करेंगे। हमारा विरोध उस व्यक्ति से है, उस व्यापार के उस पे है कि जो आपका एकाधिकार बनाती है। क्यों भूल जाते हैं? एकाधिकार आप कर रहे हैं ना, सारे जो व्यापारी हैं सब खत्म हो जाए,
हमारा विरोध अडानी को लेके इसलिए है क्योंकि देश के हर चीज पे वही अमेरिका आपके ऊपर चार्ज लगाता है। सरकार क्या कर रही है उसमें, जरा पूछिए तो उनसे। दिक्कत इस बात की इतनी चीजें होने के बाद हमने अपने सरकार में वही काम किया जो सरकार के हित में थी। राज्य सरकारों के हित में काम है, करेंगे। हर व्यापारी, हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, करता है, वो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है एकाधिकार की। सरकार जिस तरह से बाहरी देशों में जाके अपने बातों पे, अपने सोर्सेस पे उनको काम दिलवाया जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका की सरकार ने उस पे लगाया है जो लांछन जो लगा है, आप भी जानते हैं ना, कोर्ट उस पे गया हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो भाई इस पे क्यों नहीं सरकार आगे आ रही है, क्यों नहीं कर रही है? तो हम तो बोलते रहेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे इस बात पे? हम अपने राज्य के विकास को नहीं रोकेंगे ना। राज्य तो विकास करना चाहिए। कि हम केंद्र सरकार की कुछ गलतियों की वजह से अपने राज्य को क्या भ्रमित कर दें? नहीं करेंगे ना भाई। मुझे अपने घर का पेट पालना है ना, तो अपना काम तो मैं करूंगी, लेकिन जो गलत है, नहीं नहीं ये बात नहीं है, ना ना ना, नहीं नहीं अडानी, नहीं नहीं ना ना ना, ये जी नहीं, जिस अडानी को उन्होंने एकाधिकार, नहीं नहीं सुनिए, मैंने कहा ना, बिल्कुल, जो भोपाल गैस का, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो वो ठीक था, नहीं को काम मेरा बुरा, नहीं, मतलब विदेशी कंपनियों को काम नहीं जी नहीं, देश, नहीं नहीं सुनिए, देश के हित में आप जो काम करते हैं वो कभी बुरा या अच्छे की उसमें नहीं लाते हैं आप। कोई भी कांड कोई जानबूझ के करता नहीं, लेकिन अडानी का एकाधिकार जिस तरह से जल थल और बल हर जगह हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, जितने भी चीजें थी सब कुछ बेच के उसके हाथ में कैसे पहुंच गया। टेंडर निकालिए ना, करिए ना, कौन कर रहा है? और आप प्रश्न हमसे कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो चीजें बेहतर हैं वो करने की कोशिश करिए। हमारा किसी व्यापारी वर्ग से नहीं, बल्कि सरकार के उस भ्रष्टाचार से है जो एकाधिकार स्थापित कर रहा है। यही हमारा विरोध है और रहेगा। अभी आपके ऊपर एक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है, फिलहाल वो चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बिल का मुद्दा हो, और इसी तरह मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पार्टी घिरती रहती है। फिलहाल मुस्लिम आरक्षण पर आंध्र प्रदेश में भी आपने आरक्षण दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। संवैधानिक रूप से धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के अंदर नहीं दिया जाता है। वहीं पर एक ताजा तरीन घटना है जो कि कर्नाटका से, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है सुधा जी, और वहां पर 4% मुसलमानों को सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 26 पिछड़ों, नहीं नहीं अलग से नहीं, पिछड़ों, मैं जो कह रहा हूं कि पिछड़ों को, पिछड़े जो है उनको 26% वहां रिजर्वेशन मिलता है, इनको अलग से दिया गया। जी जी, नहीं नहीं, आप ये फिर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। वहां मुसलमान कोड किया गया है, ये बिल्कुल मत कहिए कि उसमें सिख, ईसाई और पारसी सब है। अरे भाई, इनको गिनता कौन है? अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में मलाई तो मुसलमान ही खाते हैं, इनको कौन गिनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, उसमें सीधे सीधे मुस्लिम मेंशन किया गया है। 4% मुसलमानों को ठेके दिए जाएंगे। उससे पहले 26% ठेके ओबीसी को दिए जाते थे, जो कि वहां के नियम कानून के मुताबिक विधेयक जो सदन में वहां पारित हुआ है कर्नाटका में। तो इसको आप क्या मुसलमानों को लेकर के, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, औरंगजेब का, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा दूसरे खेमे में खड़ी हो जाती है। उसको लगता है उसे हिंदुओं का वोट चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अल्पसंख्यक में जो अंडरलाइन किया गया है बाकियों को छोड़ दिया गया है? हाँ, बाकी छोड़ दिया जी नहीं, नहीं छोड़ा, यही यही नहीं यही नहीं छोड़ा गया है, नहीं छोड़ा गया है। अल्पसंख्यक में सब नहीं छोड़ा गया है। यही तो भ्रम फैला जाता है जानबूझ के कांग्रेस को दिखाने के लिए कि मनमोहन जी का एक कोई जो उनका था, भाजपा के सारे प्रवक्ता, सारे एंकर उठा लीजिए जो बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सब सारा अधिकार उन पे है। आप लोग भी शायद बार बार बातें होती होंगी, जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि अल्पसंख्यक का नाम जब आता है उसमें मुस्लिम ही नहीं होते हैं। इस देश में जानबूझ के जनता को भ्रमित करना, क्योंकि कोई भी सरकार मुसलमानों को दे रहे हैं तो कोई नहीं, मैं नहीं, मुस्लिम कोड किया गया है लेकिन बाकियों को छोड़ा नहीं गया है ना, नहीं छोड़ा गया है। आप उसको देखिएगा, कोड किया गया है लेकिन छोड़ा नहीं। मैंने भी इस चीज को देखा, नहीं उसमें उसको फिर नहीं, आप मुझसे एग्री नहीं हो सकते, इसमें कुछ भी बात नहीं, नहीं मुस्लिम ही नहीं है, बाकी सब है, उसमें देख लीजिएगा उसको। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, हाँ, वहां पर 26% ओबीसी को सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन मिलता है। हाँ, और उस 26% में 4% मुसलमानों को दिया जाए। नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, अब लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। ठीक है, जब अगर गलत होगा तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन गलत नहीं है। मैं इस बात को, आपने आंध्र में भी किया था जब उनको देखिए
रिजर्वेशन नहीं नहीं, रिजर्वेशन अगर सच में नहीं चाहिए तो किसी को मत दो, फिर खत्म कर दो। रिजर्वेशन एससी एसटी है ना, हाँ एससी एसटी के बाद आप मुसलमानों को ही देंगे? नहीं नहीं, मुसलमान देखिए फिर वही बात, फिर ना ना ना, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग, अल्पसंख्यक नहीं मैं तो क्या कह रही हूँ कि वक्फ छोड़िए आप, आपको तो सीधे आके जितने भी ईसाइयों की जमीनें हैं चलते हैं वहां पे लखनऊ में, परिवर्तन चौक से लेके चौराहे तक 4 गिरजाघर हैं, इस जो संपत्तियां हैं बहुत ज्यादा है, सरकार से कहिए कि वक्फ छोड़े, जितने क्रिश्चियंस की संपत्तियां हैं उन पे एकाधिकार करे, फिर देखिए सरकार कितनी धनी हो जाएगी। बात इसकी है ना कि एक्चुअल में सरकार करना क्या चाहती है। अयोध्या में सेना की जमीन पता है आपको किसको दी गई? कितने लोगों का नाम है, नाम बताऊं? बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन जी, अडानी जी और 2-3 लोग हैं। जमीन किसकी? सेना की, और बात करते हैं दूसरों की। आप देखिए जितने जमीनों का राम जन्मभूमि में किया गया है, कहाँ की कैसे कैसे जमीनें किसको किसको दी गई हैं, किसे छुपा हुआ है, लेकिन बस सुधा जी इतना खुल के आप लोग वक्त पे क्यों नहीं बोलते? क्यों? नहीं नहीं, सब पे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे नो, मैं इस पे एतराज करूंगी, मैं नहीं, मैं इस पे, आप बोल लीजिए। डॉक्टर सुधा जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि अभी आपने कह दिया कि सेना की जमीन जो है वो श्री राम जन्मभूमि जो विस्तार हो रहा है उसमें राम जन्मभूमि में तो उसका एक अंश भी सेना की जमीन नहीं ली गई, लेकिन हाँ वहां पर जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं वहां पर सेना की जमीन पर आपने कहा कि उसको एक्वायर करके रामदेव और बड़े बड़े लोगों को दे दिया गया है। लेकिन आपको इतना कष्ट है श्री राम जन्मभूमि को लेकर के, कभी आपने वक्फ की जमीन पे भी ऐसे प्रश्न किए क्या? आपको पता है लखनऊ का राजभवन वक्फ ने दावा कर रखा है, डीएम कार्यालय वक्फ ने दावा कर रखा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन चारबाग वक्फ ने दावा कर रखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,25,000 संपत्तियों पर वक्फ ने दावा कर दिया है। अगर हम शहादतगंज लखनऊ की बात करें तो वहां पर 2016 में एक शिव मंदिर पर भी वक्फ ने दावा कर दिया था। यहाँ तो मंदिर की जमीन, और यहाँ तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कोई ऐसी जमीन एक्वायर ही नहीं की गई जो सेना की है, उसके अगल बगल सेना का कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। लोगों को भ्रमित मत करें। आप सुधा को इतना दर्द हो गया आर्मी की जमीन ले ली गई, लेकिन सुधा को इतना भी दर्द नहीं हुआ जब वक्फ बोर्ड ने चारबाग पर दावा कर दिया, या कांग्रेस पार्टी को भी जब वक्फ बोर्ड ने राज्यपाल भवन पर दावा कर दिया, हजरतगंज पर दावा कर दिया, उत्तर प्रदेश के 1,25,000 संपत्तियों पर जब वक्फ ने दावा कर दिया। क्यों सुधा जी? ट्रिब्यूनल क्या है? ऐसा जो आप लोग जो ये क्रिएट करते हैं कि ट्रिब्यूनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोर्ट में नहीं है, आखिरी है रजिस्ट्रेशन सरकार, गवर्नर और जितने कलेक्ट्रेट हैं उसके बाद ही वो जमीन होती है, ये भ्रम फैलाना बंद करिए, झूठ फैलाना बंद करिए, क्योंकि वक्फ की जमीन भी सीधे नहीं मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा एतराज चाहे वक्फ वाले हो, उत्तर प्रदेश में सिया वक्फ बोर्ड का कौन है चहेता योगी जी का, या नाम बताइए कौन बहुत सालों से बड़ा पड़ा है भाई, इतना खराब था कोई व्यक्ति, कहिए योगी जी से उस व्यक्ति पे केस करें, चार्जशीट डालें, जितना उसने वक्त किया है, जितना भी इधर हेरा फेरा, योगी जी निकाल के चेक करें, उनके साथ ही तो जुड़ा है ना व्यक्ति। क्या आपको पता नहीं वो कौन है? सुन्नी वक्फ बोर्ड का महान व्यक्ति जो लगातार जुड़ा हुआ है, हट ही नहीं रहा है। जब सुधार करनी है तो शुरुआत करिए ना, आप किसी बहाने से नहीं, कौन सी ना 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 नहीं, सुनिए योगी जी, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, जो आपने कहा है एक्शन की बात, तो योगी ने एक्शन शुरू कर दिया है, योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की शुरुआत कर दी। आपको बता दें सभी जिलाधिकारियों से पूरी तरह से सर्वे करके जो जमीन, पोखरा, तालाब, ग्राम समाज की जमीन, ऐसी जमीनों पर जो वक्फ ने दावा किया है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में वापस सरकार की जमीन दर्ज करने के लिए शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने बाकायदा जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि ऐसी जमीनों को चिन्हित करिए और उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लेकर के आइए। बड़ा काम शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दर्द इस बात का है कि राम मंदिर अयोध्या में जो डेवलपमेंट चल रहा है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि का जो एरिया है वो अपने अगल बगल लोगों की सहमति से जमीनों को खरीदा है, लेकिन वहां अगल बगल आर्मी की जमीन नहीं है जहां श्री राम जन्मभूमि है, आर्मी की जमीन कहीं अलग है। वो एक बड़ा विषय है, और अगर ऐसा है तो गलत है। सरकार ने अगर आर्मी की जमीन को एक्वायर करके लोगों को दिया है तो ये गलत है, लेकिन उस जमीन को लेकर जितना मुखर आप हो रहे हैं उतना ही वक्फ
बोर्ड के द्वारा ली गई जमीनों पर भी आप कुछ बातें जरूर बोलिए, वरना जनता के बीच विश्वास कम होता है। अच्छा, अब मतलब इतने सालों, नहीं नहीं, इतने सालों में अभी याद आया है? वाह, नहीं 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 नहीं, वाह क्या, नहीं सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो, पिछले 10 सालों से सोए हुए थे, सब कुछ गलत था, सोए हुए थे, अचानक इतने हितैषी हो गए, अचानक इतने हितैषी कैसे हो गए? भाई गलत चीज तो पहले रही होगी ना, 2014 में उसमें अमेंडमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? 13 में हुआ था, 13 में हुआ था, तुरंत आए थे, चेंज कर देते, क्यों नहीं किया? प्रश्न तब करिए जब कारणों पे सही रूप में जो कर रहे हैं। मैंने सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात की, उसके जो बहुत चहेते हैं, क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं दिखा रहा है? उनके हाथ में था ना, सरकार तो नहीं किया ना, कांग्रेस तो सरकार है, ले लिए होते, ट्रिब्यूनल में है, ये केस जाता ही है, कलेक्टर देखता ही देखता है, सारे नियम तो है ना, कि बस दूसरे धर्म को लाके आप चीजें चेंज कर लेंगे। भाई अगर उनका ऐतराज है उनके धार्मिक मामलों में, हमारा भी तो ऐतराज है ना, लेकिन नहीं, दिक्कत इस बात की है ना, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तथ्यों के साथ हेरफेर करके हम कोई बात कर सकते हैं। मेरा राम जन्मभूमि की जमीन जो सेना की है, वो सेना की रहे, इस बात पे ऐतराज है। मैं जितनी धार्मिक हो सकती हूँ कोई हो भी नहीं सकता है। मेरे धर्म पे हमला करने से पहले, मुझ पे हमला करने से पहले या पार्टी पे हमला करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि घोटाला कहीं भी हो, घोटाला कहीं भी हो, किसी भी सरकार में हो, उस पर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे। आपको चलिए बताती हूँ, आज मेरे साथ चलिएगा, 4 नंबर चौराहा जानकीपुरम, बीचों बीच सड़क के पुलिस चौकी के सामने भाजपा कार्यालय सड़क के डिवाइडर बना हुआ है। वो तो बड़ा अच्छा काम हुआ होगा। आप कहेंगे कि आपने एक पकड़ लिया, मैंने एक नहीं, मैं आपको इस शहर में, आप जब वक्फ की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जिसको मैं बोलना नहीं चाहूंगी, वो जमीन लोग करते हैं। आपको पता है इस प्रदेश में, योगी जी के प्रदेश में, योगी जी के राज में बुलडोजर जाता भी घर के सामने तक, विकास नगर की बात कर रही हूँ, जाता है और सीधे खाली हाथ लौट भी आता है। क्यों, कैसे? भाई इतना है, बुलडोजर से बाकी जमींदोज हो जा रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह लताड़ लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है ना। इलाहाबाद की बात है, 4 लोगों के घर तोड़ दिए गए थे, प्रोफेसरों के घर थे, वो मुस्लिम थे इसलिए। आप बताइए ना कि आप जानबूझ के इस देश में क्या दिखाना चाहते हैं, सनातन को अच्छा या बुरा? प्रश्न इसका है। अगर सनातन हमारा, मैंने कहा ना, राजा राम को रिप्रेजेंट करता है, तो आप विनम्र क्यों नहीं हो रहे हैं? आप एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे ने चोरी की है, ठीक है, उसके लोग वाहवाही करने लगे, और मैं अपने घर में जाऊं, अपने बच्चों से कहूं कि तुम डाका डालो, यही धर्म है क्या हमारा? भाई वो चोरी अगर कर रहा है तो गलत है ना, तो अपने बच्चों को हम चोरी करना नहीं सिखाएंगे, चोरी नहीं करना ये सिखाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? अगर वो सब कुछ गलत कर रहे हैं, आप सही क्या करोगे ये बताओ ना। लेकिन इस समय की राजनीति इतनी खराब हो गई है कि वो व्यक्ति गलत है दिखा के हम उसका दुगना गलत कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? न्याय की बात कर रहे हैं आप ना, तो न्याय की बात तब होगी जब उनके नमाज पे एतराज तो हो, तो आपके कांवड़ियों पे भी हो, फूलों की वर्षा नहीं। आप रत जगा कर सकते हो रात भर, 5 मिनट की नमाज आपको खराब लगती है, क्यों भाई? सिखों के धर्म का निकल रहा है, ईसाइयों का सबका निकल रहा है ना, सबका निकल रहा है, और वो 5 मिनट की नमाज आपको दिक्कत कर रही है। लेकिन जो 24-24 घंटे हम कुछ भी करते हैं उस पर कोई एतराज नहीं है, 7-7 दिन हम करते हैं, कोई एतराज नहीं है, कांवड़िया 1 महीने चलते हैं, कोई एतराज नहीं है, फूल बरसेगा। न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय की बात होती है बराबर सबके लिए, ये नहीं कि उनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और। न्याय की बात, राम जन्मभूमि में घोटाला, घोटाला, कहीं और का घोटाला, घोटाला, उसको एक नजर से देखेंगे तभी। हमारे योगी जी को एक महिला गाड़ी से जा रही थी बरसात के टाइम पे, कुछ सौदे छेड़ते हैं उस महिला को, सदन में बात उठती है, विधानसभा में, नाम किसका आता है? जो दोनों व्यक्ति वहां थे ही नहीं, लेकिन यादव और मुस्लिम जानबूझ के नाम लिया गया क्योंकि योगी जी को सूट करता है। जो लोग थे उनका नाम नहीं लिया उन्होंने, क्यों लिया भाई? प्रश्न पूछिए ना उनसे कि जो दो थे नहीं, उनका नाम तुमको याद है? और क्या कहा उन्होंने कि जानते हैं वो कौन था, नाम लेके बोला उन्होंने, वो 2 नहीं थे। इसका मतलब इनको सूट करता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुष्टीकरण। ये हम पे आरोप भले लगाएं, तुष्टीकरण, इस देश को बंटवारे की, इस देश को सांप्रदायिक बनाने का काम इस समय की सरकार कर रही है। कांग्रेस ने इस देश को सहेजा है, उस नींव को बनाया है जो आज दौड़ पा रही है सरपट। हम रिले दौड़ में आ गए थे, पता है आपको रिले में क्या होता है? आप जब दौड़ते हैं तो कि आपके हाथ में मशाल है ना, आगे बढ़ रहे हो आप, आपको मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में आगे बढ़ानी है। ये नहीं कि पीछे पलट के स्टार्ट करेंगे हम 400 साल से, नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो, आगे और बढ़ो, कितनी बेहतरी हो सकती है ये करो, सिखाइए, बताइए, तब हम आगे कर पाएंगे। ये सब चलने वाला नहीं है। इस देश की जनता समझदार हो रही है और मैं जानती हूँ कि जिस उद्देश्य को लेके आई हूँ
उस उद्देश्य की सत्यता को मैं जरूर ला पाऊंगी। डॉक्टर सुधा जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि अभी आपने कह दिया कि सेना की जमीन जो है वो श्री राम जन्मभूमि जो विस्तार हो रहा है उसमें राम जन्मभूमि में तो उसका एक अंश भी सेना की जमीन नहीं ली गई, लेकिन हाँ वहां पर जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं वहां पर सेना की जमीन पर आपने कहा कि उसको एक्वायर करके रामदेव और बड़े बड़े लोगों को दे दिया गया है। लेकिन आपको इतना कष्ट है श्री राम जन्मभूमि को लेकर के, कभी आपने वक्फ की जमीन पे भी ऐसे प्रश्न किए क्या? आपको पता है लखनऊ का राजभवन वक्फ ने दावा कर रखा है, डीएम कार्यालय वक्फ ने दावा कर रखा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन चारबाग वक्फ ने दावा कर रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,25,000 संपत्तियों पर वक्फ ने दावा कर दिया है। अगर हम शहादतगंज लखनऊ की बात करें तो वहां पर 2016 में एक शिव मंदिर पर भी वक्फ ने दावा कर दिया था। यहाँ तो मंदिर की जमीन, और यहाँ तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कोई ऐसी जमीन एक्वायर ही नहीं की गई जो सेना की है, उसके अगल बगल सेना का कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। लोगों को भ्रमित मत करें। आप सुधा को इतना दर्द हो गया, आर्मी की जमीन ले ली गई, लेकिन सुधा को इतना भी दर्द नहीं हुआ जब वक्फ बोर्ड ने चारबाग पर दावा कर दिया, या कांग्रेस पार्टी को भी जब वक्फ बोर्ड ने राज्यपाल भवन पर दावा कर दिया, हजरतगंज पर दावा कर दिया, उत्तर प्रदेश के 1,25,000 संपत्तियों पर जब वक्फ ने दावा कर दिया। क्यों सुधा जी? आए हाय, क्या ही प्रश्न है, मतलब मानना पड़ेगा। नियोजित, प्रायोजित और समायोजित 3 शब्द होते हैं। आपका प्रायोजित प्रश्न है लेकिन मैं इसका उत्तर फिर भी दूंगी। नियोजित होता फिर भी ठीक होता, और प्रायोजित है तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। मुझे तकलीफ मैंने शुरुआत में कही थी, तकलीफ चाहे चारबाग में हो चाहे अयोध्या में हो, तकलीफ चाहे किसी आश्रम में हो, किसी पैरोल पे हो, चाहे फरलों में हो, उतनी ही होगी। तकलीफ आत्मदाह में पार्टी के सामने कोई कर रहा हो तब भी हो, नहीं करेगा तब भी हो। बात इसकी तकलीफ की नहीं है, बात इस बात की है यहाँ पे महत्वपूर्ण शिव जी कि आखिर में इस देश को चाहिए क्या, आज की जरूरत क्या है, और वर्तमान को कितने लोग वर्तमान की तरह देख पा रहे हैं और उस देखने को सच में आगे लाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि कहीं भी खराबी हो, सरकार के हाथ में सत्ता है, ट्रिब्यूनल है, कलेक्टर के उसमें हस्तक्षेप है। ऐसा नहीं है कि बिल आएगा तभी सब होगा, ट्रिब्यूनल में था और वो कर सकते हैं, वो काम करिए ना। मैं कहती हूँ काम करो ना भाई, किसने हाथ पकड़ा है आपका? कर सकते हो, एक्चुअल में काम थोड़ी ना करना है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि सूट करता है इन लोग को जो राजनीति वो लोग करते हैं। अगर यहाँ पे सूट ना कर रही होती तो जाहिर सी बात है इस समय चर्चा हमारे उसी बात पे होती जो अमेरिका हम पे कर रहा है, इस पे क्या क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, इस पे बात हो रही होती। इस देश में बेरोजगारी की हालत क्या है, आए दिन एक किसान महाराष्ट्र का था जिसको पुरस्कृत किया गया था, उसी महाराष्ट्र सरकार ने पुरस्कृत किया था, लेकिन वो व्यक्ति वो कर्जा नहीं लौटा पाया, उसने आत्महत्या कर ली 2 महीने पहले। उस पर बात करिए ना, इस पे कोई बात नहीं करेगा। आपकी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या जो हमने नहीं, ना मैं नहीं बता रहा और ना भाजपा बता रहा, आपकी पार्टी जब 2014 में चुनाव हारती तो वो एके एंटोनी समिति बनाती। एके एंटोनी समिति की सिफारिशें होती हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण पराजय की सबसे बड़ा कारण। इसको आप कैसे लेती हैं कि क्या आपने अभी तक सीख नहीं लिया? चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, और फिर चाहे वो हिसाब के मामले हो, क्या अभी भी एके एंटोनी से सीख नहीं लिया? क्या सीख लिया जाए बताइए? भाई एके एंटोनी कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण आप ज्यादा कर रहे हैं, हाँ। इसलिए आप चुनाव हारे 2014। अच्छा, और ये भाजपा ने नहीं, हाँ। भाजपा ने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा कि आप चलिए 2014 में जिन जिन मुद्दों को लेके 2G 3G घोटालों को लेके बात हुई थी वो नहीं, मैं आपकी बात का उत्तर दे रही हूँ। जिसको लाके जनता के सामने जो बनाया गया था वो फोर्स से लेके हर चीज जो कुछ नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है ना, लेकिन दिखाया कुछ और गया और हुआ कुछ और। तो उसका यही उत्तर है कि कहे कुछ भी जाए लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो सत्यता सामने आई जाती है। हम राजनीति तुष्टीकरण की नहीं करते हैं। देश का संविधान कहता है जिस अधिकार को आप पाते हैं वही अधिकार मुझे मिले। देश का संविधान कहता है कि इस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे नहीं, अपने स्वाभिमान के साथ, मनरेगा क्यों आया था? स्वाभिमान से एक व्यक्ति मजदूर भी अपने आप को जिंदा रख पाए, इस एहसान से नहीं कि नमक भी दे रहा हूं तो वोट देना। क्या ये कभी किया गया था? क्या कभी आपने सुना था किसी देश में कि नमक दिया है तुमको तो तुमको नमक का एहसान? उससे किससे खेल रहे हैं आप? हमारी मानसिकता से खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में नमक खाए हुए व्यक्ति का एहसान चुकाना
हमारी निष्ठा है। तो आप उस झोले में अपनी फोटो लगा के 5 किलो अनाज, तेल, साबुन और नमक दे देंगे तो आप कहेंगे उस पे वोट दो हमें। आप सैनिकों के नाम पे आप आज तक पता नहीं कर पाए कि वो कहां से बारूद आई आपके उसमें, कैसे हमारे सैनिक मारे गए, और उनके नाम पे आप वोट मांगते हैं। हमने ये राजनीति कभी नहीं की है, ना हम ये राजनीति करेंगे। जो कर रहे हैं उनको मुबारक। अगर जीत इसकी वजह से हो रहा है कि हम सत्य बोल रहे हैं, अगर हमारी हार इस वजह से हो रही है कि सत्य का लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं, या जो माहौल रचा बसा गया है उस पे उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है, लड़ेंगे। क्योंकि जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी ना, उनके पास बहुत ऑप्शन थे, विकल्प बहुत थे। गांधी जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, सब मिले, उनके पिता भी मिलने आए, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा था ये बात कि अगर मैं आज माफी मांग लेता हूं तो जिस संकल्प के लिए मैं यहाँ पे हूं, वो किसी को मारे नहीं थे। वहां पे उनका वो बम फोड़ना सांकेतिक था, इशारा था कि इस देश के युवा में वो शक्ति है कि तुम्हारे चूल्हे हिल सकती हैं, यहाँ पे अगर हम बम दबा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वो संकेत खत्म हो जाता। तो भगत सिंह के हम लोग हैं, भगत सिंह के उस आदर्श को जीवन में लाइए ना। अगर लोग कहते हैं कि भाई जीत नहीं रही है, हार रही है, अरे भगत सिंह भी उस समय हारे ही थे ना, फांसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सुधा जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से राहुल गांधी के दाएं बाएं रहने वाले कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पदों पर और बड़े प्रबुद्ध लोग। कांग्रेस पार्टी में G20 भी एक बार बना, G23, ठीक है, वो भी बना और उसने भी हमले किए, लेकिन उसके बहुत से नेता अभी भी पार्टी में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनीष तिवारी और ऐसे लोग। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी संगठन में विश्वास नहीं जीत पा रहे नेताओं का, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, और आपके इधर प्रवक्ताओं की गिनती है जो अच्छे प्रवक्ता जो आपकी पार्टी में थे, चाहे वो फिर क्या नाम है, गौरव वल्लभ हो, राधिका खेड़ा हो, ऐसे लंबी फेरिस्त है आपकी पार्टी की। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जलवा, जलवा मतलब प्रधान से लेकर आज भी जलवा है। हाँ? तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी रहे, जिनके भी बच्चे रहे, उनके बच्चे आज भाजपा में दिखाई पड़ते, चाहे वो श्रीपद जोशी के बच्चे हो और फिलहाल नारायण तिवारी जी तो स्वर्गवासी। चलिए मैं इस बात तो पे आपने क्या मानती थी? और नहीं, जाते समय हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे जो भी हो, चाहे गुलाम नबी आजाद, सबने सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट किया और वो थे सिर्फ और सिर्फ राहुल। मुझे प्रश्न बताइए, भाजपा का प्रश्न नहीं, ये आपकी पार्टी का अपना प्रश्न है, ये उत्तर दीजिए। फिर नहीं, बिल्कुल मैं दोष किसी को दे ही नहीं रही हूँ। मैं फिर भी वो व्यक्ति जो व्यक्ति के रूप में आज भी मैं आ रही हूँ। आपने कहा ना कि उनको टारगेट किया, वो टारगेट कितना भी कोई कर ले, जितनी हिम्मत राहुल गांधी में हिमाकत बहुत की गई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी उस बंदे की, है ना। हिमाकत तो बहुत की गई, पिछले कई वर्षों से हो रहा है। राजनीति जब से मोदी जी की शुरू हुई है तभी से आदरणीय राहुल जी भी राजनीति में हैं। वो विधायक थे, आप सांसद थे, सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी सोचिए, सारी ताकतें उसके साथ लग जाती हैं। लोग जहाज, डूबते हुए जहाज से सबसे चूहे भागते हैं। जो चूहे उस जहाज में ही जिंदा थे सबसे पहले भागते हैं। इसका मतलब नहीं कि जहाज में खोट है, पानी भर रहा है, जहाज में खोट नहीं है, छेद हुआ है। जहाज में खोट नहीं है, कोई ना कोई छेद किया होगा, पानी कहीं से आया होगा। तो जब भी किसी के साथ कोई परेशानियां आती हैं तो दोष किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। राहुल गांधी का व्यक्तित्व, जिस तरह से राहुल गांधी को राहुल बनाया, हो सकता है पहले चीजें अलग रही हों, लेकिन जिस तरह से जनता के बीच में जाके उन्होंने अपने आप को परिपूर्ण किया है, मैं हमेशा मानती हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति को उस स्तर पे नहीं पहुंचाती हूँ कि जहां पे लगे कि मैं उसकी अंधभक्त हूं। लेकिन जिस तरह से आम जन पे लोग पहुंच के उस दर्द को समझ के, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास सब कुछ वो था जो आज अपने जीवन में हम पाना चाहते हैं। व्यक्ति क्या चाहता है जीवन में, है ना, कि अच्छा घर, पैसा, सब कुछ, यश, सब कुछ था उनके पास। राहुल गांधी जी राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे थे, है ना, खानदान यश का है, कुछ जरूरत नहीं थी। उसके बाद सबके उस नफरत को सहता सहता वो व्यक्ति आज वहीं खड़ा है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिख रही हूं ना, यहाँ पे छोड़ने वाले हैं लेकिन जुड़ने वाले भी है ना। आप जिनके नाम ले रहे हैं, हो सकता है कि मेरा पद न बड़ा हो सकता है मैंने राजनीति में बहुत कुछ न किया हो, लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो राहुल गांधी के उस व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व की हिम्मत से कहीं ना कहीं वास्ता रखते हो, और आज उस बहाव में पत्तों की तरह तैर नहीं रहे हैं, बल्कि लड़ रहे हैं। हो सकता है आज नहीं जीत रहे हैं,
लेकिन क्या गारंटी है जो 2 सीटों पे जो जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था तो नहीं जीत रही थी ना, जीती। हम जीत रहे थे ना, हार गए। हो सकता है उसका चीज उल्टा हो, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़नी है। राहुल गांधी को कोई कुछ भी साबित करे, लेकिन उनके धैर्य ने एक बात तो बता दिया है कि हमला उसी पे होता है जिसके अंदर सहने की शक्ति होती है। राहुल गांधी को आप कुछ भी कहो, वो बंदा हंस के निकल जाता है। ठीक है, कहो, क्योंकि आप दिखा रहे हो अपने आप को और वो व्यक्ति अपने धैर्य को दिखा रहा है। राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी को एडवोकेट करते हैं, फिर चाहे बिल्कुल नहीं, कई बातें ऐसी हैं नहीं। जिसपे अगर देखिए, मैं बताऊं आपको व्यक्ति विशेष की बात, अगर मुझे छोड़ना है पार्टी, मुझे बहाने 10 मिल जाएंगे, किसी को भी। अगर किसी को पार्टी छोड़ना है, किसी चीज को, मान लीजिए आपको कोई नौकरी छोड़नी है, तो आप बहाने तलाश करोगे, लेकिन अगर रहना है तो आपके लिए एक बहाना ही काफी है। अच्छा, मानते इस बात को? उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? बस मैं मैं हर बार अपने पार्टी में भी कहती हूँ, मैं हर जगह कहती हूँ, जनता से जुड़ाव, लोगों के बीच में जाना, और सरकार जिस तरह से हमें रोकने की कोशिश करती है उसका कहीं ना कहीं तोड़ ढूंढना, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी हमारी तरह। हम तो ऐसे सरकार वाले थे जिन्होंने तथाकथित चाय वाले को प्रधानमंत्री बनने दिया, और यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए विरोध करने का ही नहीं मिलता है। एक बड़ा प्रश्न है, वो प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस पार्टी के, जिनको प्रधानमंत्री जी शहजादे कहा करते हैं, कोई और नाम, और आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है। मेरा मानना है 2014 से पहले वो लीड करने लगे थे कांग्रेस, और ठीक से लीड कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उनकी सारी बातें गलत होती हैं, और ऐसा भी नहीं कि सारी बातें सही होती, बिल्कुल दोनों चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने अदानी, अंबानी, महंगाई, 2G और वैसे कई चीजों की उन्होंने चर्चा करी, और लगातार वो हमलावर रहे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर। आपकी बातें बड़ी दमदार थी, गब्बर सिंह टैक्स, आपकी बातें दमदार थी, अडानी, आपकी बातें दमदार थी, बेरोजगारी एक मुद्दा था, किसानों का एक मुद्दा था। ये सारी बातें जो अभी आपके प्रवक्ता बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के, और स्वयं राहुल गांधी, 19 से लेके अब तक राहुल गांधी जब जब संसद में बोलने जाते हैं, या उनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आते हैं या मन टू मन बात करते हैं, वो उन्हीं बातों को रखते हैं जो राहुल गांधी जी कहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि 19 में जनता ने आपको नकार दिया, और 19 का चुनाव तब हुआ था जब नोटबंदी हो चुकी थी, फिर भी आपको जनता ने आपकी नोटबंदी के जो तर्क थे उसको स्वीकार नहीं किया। जनता ने आपके जीएसटी के तर्क को 19 में भी स्वीकार नहीं किया, और उसी विषय को आप 2024 में भी उठा। तो ये क्या रिलेवेंट है? क्या लग रहा है कि आप एक ही मतलब अपने गेम प्लान को चेंज नहीं कर रहे हैं, रणनीति बदल नहीं रहे, एक ही ट्रैक पे खेल रहे हैं, एंटोनी सलीम की बातों को नहीं मान रहे हैं, या बाने भी एक बार जनेऊधारी हिंदू बनने का प्रयास भी किया, वहां आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो फिर आप बैक पे आए। फिर कभी आप जाकर के कुंभ की आलोचना करेंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी मिट जाएगी, कुंभ में नहाने से क्या लोग खाना मिल जाएगा। ये तो मैं क्लास में रोज बोलती हूँ बच्चों से कि भाई कर्म नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, ये तो सामान्य बात है ना। इस पे आप आलोचना देखिए, कुंभ में तो भाई ये बात अब हज के लिए क्यों नहीं, सबके लिए है ना। अब भाई नहीं, सुनिए, नहीं, अब सुनिए, मैं जिस धर्म, नहीं, मैं प्रश्न पे आऊंगी पहले। व्यक्ति जिस धर्म का होगा उसी धर्म के अकॉर्डिंग बात करेगा। सुनिए मेरी बात, हाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जो विषय चला रहे हैं 19 से लेकर और अब तक, क्या वो विषय इनरिलेवेंट हो चुके हैं, या राहुल गांधी ही इनरिलेवेंट हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी? दो चीज। चलिए, आपने कहा राहुल गांधी अगर सच में प्रासंगिक नहीं होते तो भाजपा की हर बात में एक बार नाम उनका नहीं आता। पहली बात तो वो प्रासंगिक हैं, और वही प्रासंगिक हैं। दूसरी प्रश्न आपका कि उनके मुद्दे, आप बताइए, क्या इस देश में महंगाई नहीं है? क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या इस देश में भ्रष्टाचार अन्यतम एकदम अलग अर्थ में नहीं पहुंच गया है? क्या ऐसा नहीं है? इसी देश में अभी आपने देखा कि जब कौन सी मीट हुई थी जिसमें कई व्यापारियों को बुलाया गया था, G20 अभी उसके बाद हुआ, उसमें कैसे कैसे लोगों पे भ्रष्ट आरोप लगा कि 400 500 करोड़ के साइन भी हो गए थे, और वो कंपनी फ्रॉड निकली। क्या ये सब मुद्दे हैं या नहीं? जो मुद्दे समाज में बने हुए हैं लेकिन उन मुद्दों पे लोग नहीं सुन रहे हैं, उसका उत्तर देती हूँ। मुद्दे तो वही हैं, मुद्दे खत्म हो जाते तो नए मुद्दे आते। रोजगार नहीं है, आरओ यारो का एग्जाम फरवरी में पिछले हुआ था, पेपर लीक हुआ था, अब जुलाई में एग्जाम होने की तारीख आई है। मैं पढ़ाती हूँ वही ना, मैं जानती हूँ उन बच्चों के दर्द को, जिन बच्चों की ओवर एज अगर एक बार हो गई तो वो उस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, खत्म है फिर। और एक एग्जाम नहीं हुआ,
डेट बीत गई, नहीं होगा उनका उसमें एग्जाम, वो नहीं बन पाएंगे आरओ, कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। दूसरा जो प्रश्न, जब वो चीजें पूरी ही नहीं हुई, शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, शिक्षा महंगी हो गई, शिक्षा फ्री होनी चाहिए थी, शिक्षा मिलनी चाहिए थी, नहीं हुआ, सब कुछ प्राइवेट आपने दे दिया। आप स्कूलों को खत्म कर रहे हो, प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हो, सब कुछ आप तहस नहस कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मुद्दे रिलेवेंट नहीं है। मुद्दे वही हैं, दिक्कत इस बात की है कि मुद्दों को पूरा किया ही नहीं जा रहा है, और राहुल गांधी जी जानते हैं कि जब तक वो मुद्दे पूरे नहीं होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विश्व गुरु, भारत का डंका कुछ नहीं होने वाला है। अब एक नेक टू नेक दो क्वेश्चन है हमारे पास, पूछे जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो काफी चर्चा का विषय आज सदन में काफी गूंजा, वो था यूएस एड, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने एक ऐड देती, वो आज से नहीं देती, वो 2000, हाँ बिल्कुल 2003 से देती है। 3 से लगभग वो पैसे देते हैं, करोड़ रुपए यहाँ आता है, उसकी फंडिंग होती है, सभी जगह जाता है। यूएस एड जो है उसमें जॉर्ज सोरोस का भी नाम आया कि जॉर्ज सोरोस का एक फाउंडेशन है, ओपन फाउंडेशन, उसमें सोनिया गांधी लीड कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन, और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे। तो ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर, भाजपा ने, मैं लगा ये भाजपा ने, लेकिन आप लोग इस पर वार तो करते, लेकिन उस पर तर्क नहीं दे पाते। नहीं, मैं तर्क उसमें आकर के आप मैं तर्क दे रही हूँ, मैं तर्क दे रही हूँ। कुछ नहीं होता, उसमें आप जाइएगा, स्मृति ईरानी जी उसी उसमें है जहाँ पैसा आता है, उनका भी नाम है, सर्च कर लीजिएगा। तर्क दे रही हूँ और तथ्य दे रही हूँ, ठीक है। उसमें भाजपा के ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, और जॉर्ज सोरोस का उसमें कहीं नाम नहीं है। जहाँ की जो कंपनी है कोई और कंपनी है, हाँ नाम ओपन फाउंडेशन में है ना, हाँ हाँ। तो नहीं, अगर उसमें था तो गवर्नमेंट क्यों अभी तक ले रही थी, अगर वो गलत था तो? और उसमें स्मृति ईरानी जी क्यों है, पूछिए ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं, नहीं ऐड क्यों कर रही थी, क्यों कर रही थी? अरे गजब बात कर रहे हैं, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है। अरे ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो आप जान पाएंगे और आप यहाँ बैठ के बात करेंगे मुझसे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों? सरकार में उनके पास तो आप नहीं जान सकते हो, लेकिन स्मृति, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानोगे, मैं नहीं जानूंगी, लेकिन स्मृति ईरानी थोड़ी थी, वो तो जान सकती है। क्यों? जॉर्ज सोरोस को लेके वो रोज अरे कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वहां पे जो फंडिंग हो रही है वो भारत सरकार को हो रही है फंडिंग, बिल्कुल। अरे नहीं भाई, कैसे आप लोग बात कर जाएंगे, पूरा तो उसमें तथ्यों को जानबूझ के सोनिया गांधी को जिस तरह से, मैंने कहा ना, सोनिया गांधी एकमात्र वो तरीका इनके पास है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये सुन लीजिए, इन लोगों की सरकार का खाना तक नहीं पचता है अगर ये नाम न ले ले। मतलब आपने देखा है माला जपते हुए, माला रामनामी जपते हैं हम लोग, तो इन लोगों के पास रामनामी है हमारे नेताओं की, कि उठते हैं जपते हैं तब इनका काम शुरू होता है, तो जपे। डॉक्टर सुधा जी, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि जब आप भ्रष्टाचार पे बड़ी बातें करते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, ऐसे में राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं, उनकी बातों पर लोग थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में उनकी मां और राहुल गांधी दोनों जमानत पे हैं, उनकी जमानत भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिया था, बड़े लोगों ने लिया था, इसको आप कैसे देखती? नहीं, ये आपका अपना दृष्टिकोण होगा, प्रायोजित, नियोजित और संयोजित, कुल मिलाकर के जब नेता प्रश्नों का उत्तर देने में असहज होता है तो हमेशा वो प्रायोजित कहता है। चलिए मैंने मान लिया ये प्रायोजित प्रश्न ही है, उत्तर तो दीजिए कम से कम आप, लेकिन आप ईमानदारी से उसका सही उत्तर दीजिएगा। ये जब मुझे उनका नाम नहीं, जो दिवंगत नेता है भाजपा के, क्या नाम था उनका, हाँ, उनके बयान को देख लीजिए, पहले चीज तथ्य। दूसरा, अगर कोई कंपनी अपने लोगों को पैसा दे रही है, उनकी सैलरी दे रही है, ये गलत कहाँ से हो गया? चूंकि आप खुद अपना एक चला रहे हैं, जानबूझ के चीजों को भटकाने के लिए। और केस, योगी जी आते हैं, अपना केस खुद वापस कर लेते हैं। नहीं, क्लेरिफाई मैं अभी सुन लूंगी। योगी जी आते हैं, सारे केस वापस हो जाते हैं। दूसरी सरकार आती है, अपने लोगों के केस वापस कर लेती है, और ऐसे बहुत से लोग जेल में बंद होते हैं जिन पे कोई केस नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके 4-4, 5-5 साल बाद उनको जमानत मिलती है। तो आपका उत्तर आपको मिल गया कि जमानत होना, केस होना बहुत आसान हो गया है आज के समय पे। और जिस तरह से जजों के घर पे पैसों की जली हुई नोटें मिल रही हैं, जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, क्या आपको लगता है कि सब कुछ सच में वही है जो देख रहे हैं, या सच में कुछ और दिखाने का प्रयास हो रहा है? सुधा, एज अ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी,
आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का उदय कब होगा, कैसे होगा, और क्या 2027 में कांग्रेस पार्टी बड़ी विजय की तरफ जा सकती है बिना गठबंधन? देखिए, गठबंधन का होना न होना ये पार्टी के आला कमान और संगठन की बात है, तो मैं उस पे कोई उत्तर नहीं दूंगी, लेकिन हम संगठन में हैं और संगठन पे हम बेहतर काम करेंगे। दूसरी प्रश्न, कांग्रेस का उदय तो भारत के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका अस्त कभी नहीं हुआ है। हम सरकार में केवल नहीं है, मैं उस बात का, चूंकि आपने कहा कि उदय उदय तो हमने देश का किया। देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेके कई वर्षों की हमारी जो काम काज रहा है, अगर हम सोचते कि हम बस जीतने के लिए कर रहे हैं तो शायद हम लड़ ना पाते। उस समय जितने स्वतंत्रता संग्राम जो अननोन है, जो नोन है, वो शायद नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जीत का नहीं था। उन्हें मालूम था कि आने वाली पीढ़ियां हमारी इस तरह नहीं रहेंगी, इसलिए काम करना है, कर रहे थे। और आज भी हम जानते हैं कि जो हमारी लड़ाई है ना, जब पैसे की लड़ाई आपके बिना पैसे के लोगों के साथ होती है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आपने केशव कुंज सुना होगा, केशव कुंज सुना होगा आपने। केशव कुंज कोई संस्था जो बनाया है, जहां बना है, वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। आप कोई रजिस्टर्ड संस्था के बिना एक घर बना के दिखा दीजिए, तो मैं आप पे मान जाऊंगी कि इस देश में कानून के तहत आपने कोई काम कर लिया, लेकिन मैं उसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब चंगा सी। दूसरी बात महत्वपूर्ण, उदय है, बादलों के ओट में सूरज छिप जाए इसका मतलब नहीं कि सूरज नहीं है, वो छिपा हुआ है। और सूरज अगर अस्त भी कहीं हो जाए तो कहीं और उगा हुआ है, तो सूरज छिपा हुआ नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते, जो मेरे अंदर की ईमानदारी और जो मेरा अपना काम है, हम अगर वो कर रहे हैं और बाकी सब कर रहे हैं, तो पार्टी उन उन चीजों पे जो झूठ बोल के, विज्ञापन करके, बेईमानी करके कोई ला सकता है, तो रावण भी था, राजा था ना रावण। रावण के पास सब कुछ था, क्या नहीं था? ब्रह्मा जी ने आके, शंकर जी ने आके सब कुछ थोप दिया था, लो भाई लो लो, लेकिन वो भी गया ना। तो इसका मतलब जब हम अभिमान में आते हैं, अहंकार में आते हैं, दर्प में आते हैं, तो चीजें विलोपित होने लगती हैं। सुधा जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी में सुधा जी के भविष्य को लेकर के, जो कि प्रवक्ताओं का भी बड़ा उज्जवल भविष्य, जी, जैसा कि बहुत कांग्रेस पार्टी में भी कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो मिनिस्टर तक बने हैं, जिसमें राजू शुक्ला एक ऐसा नाम है, बिल्कुल, जनार्दन द्विवेदी वो भी कांग्रेस पार्टी में रहे, और अब तो एक आप ही की साथी पहले रही प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी इस समय राज्यसभा में है। ऐसे भाजपा में अगर बात करें तो संबित पात्रा और भी कई बहुत से नाम है, बिल्कुल हाँ, जो आज मंत्री तक हैं, सूद जैसे लोग। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप भी प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस पार्टी में क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में सुधा भी राज्यसभा जा सकती हैं, मंत्री हो सकती हैं, प्रधानमंत्री हो सकती है? क्या बात है। सुधा अभी कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हुई वो प्रवक्ता है जो कांग्रेस को लाने के लिए अपने पूरे कर्म से लगी हुई है। भविष्य क्या होगा नहीं पता, क्योंकि मैं वर्तमान को जीती हूँ और मैं जानती हूँ कि जब वर्तमान बेहतर कर लेंगे तो भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा। तो उसी बेहतरी के लिए कि भविष्य मेरा तभी अच्छा होगा जब देश का भविष्य अच्छा हो, मेरा भविष्य तभी अच्छा होगा जब राज्य का भविष्य अच्छा हो, और मेरा भविष्य तभी अच्छा होगा जब मेरी पार्टी का भविष्य अच्छा हो। तो हम उस काम को बेहतर तरीके से करते रहेंगे। भविष्य बनाया जाता है और उस बनाने की प्रक्रिया में सतत हम लगे हुए हैं और वो कार्य होता रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत आभार। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का पक्ष बड़ी दमदारी से रखा, और जैसा कि एक राजनेता हमेशा विपक्ष पर आरोप लगाता है, वैसे ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर कई बड़े प्रश्न खड़े भी किए, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, फिर बेरोजगारी का मामला हो, और भी कई ऐसे मामले हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड से लेकर के कई ऐसे विषय थे जिस पर सुधा मिश्रा ने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। कुछ विषयों पर उन्होंने एक राजनीतिक की तरह सवाल को मोड़ करके अपनी बातों को रखा। फिलहाल यही सबसे बड़ी अच्छाई होती है किसी भी राजनेता की, कि जो सवाल समझ में ना आए, जिसके जवाब ना हो, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ मोड़ करके अपनी बातों को रख दिया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधा मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत। फिर हम किसी और हस्ती से मिलेंगे किसी और एपिसोड में। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू।